गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। नए नए बच्चे आए आज, नए बच्चे हैं कुछ, मुझे लग रहा है आप लोग जो अभी गुड मॉर्निंग जिन्होंने बोला है, आप लोगों ने अभी क्लास नहीं ली ना बेटा एक भी स्टील की? मैंने नाम नहीं देखा आप लोगों का ध्यान से, शायद अनिष्का बगला ऐसे करके कुछ नाम था, एक और कुछ नाम था। आप लोगों के पहले लेक्चर है ना? पूरा क्लास किया है सर। सुजाता आपका नाम याद है बेटा? और दो नाम थे। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं आए थे तो थोड़ा सा इधर उधर का देखूंगा। बस एक मिनट दीजिए कि बोर्ड की कुछ परमानेंट व्यवस्था। क्या पढ़ा रहा था, कुछ बता देंगे? कहाँ तक पढ़ा दिया था, कुछ बताएंगे भैया? आखिरी टॉपिक। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रवीण। आप तो रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं प्रवीण, तभी तुमने खुद से गुड मॉर्निंग किया। सब लोग अच्छे बच्चे हैं। एज एंड डिस्टेंस तक हो गया था सुजाता? ठीक है, चलिए। और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बता दिया था। ठीक। अच्छा, ये कल पढ़ाया था, हो सकता है आपको याद हो या ना याद हो। मैंने दो बार बात किया था। क्या बात किया था कि एक बार पिच को प्रोवाइड करके मैंने बोला था कि पिच बहुत ज्यादा नहीं प्रोवाइड करना है, पिच बहुत कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्लेट का बीयरिंग फेलियर होता है। प्लेट का कौन सा फेलियर होता है? बीयरिंग फेलियर होता है। और एंड डिस्टेंस भी मैंने ये बोला था कि एंड डिस्टेंस बहुत कम नहीं करना चाहिए, नहीं प्लेट का क्या होता है? बीयरिंग फेलियर होता है। ये मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको दिमाग में ये बना के रखना है कि प्लेट का बीयरिंग फेलियर प्रॉपर पिच प्रोवाइड करके, प्रॉपर क्या प्रोवाइड करके? पिच प्रोवाइड करके क्या किया जा सकता है सर? प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब पिच और एंड डिस्टेंस मैं अगर कोड के प्रोविजन के हिसाब से प्रोवाइड करूंगा, तो क्या नहीं होगा? प्लेट का बीयरिंग फेलियर नहीं होगा। मैं लिखा दूंगा। अभी कल पढ़ाया था और कल मैं उसको लिखा नहीं पाया था, इसलिए मैंने कहा कि आपको एक बार याद दिला दूं। ठंडी है यार, ठंडी को अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में बीमार नहीं हो जाए, ये है दिक्कत। जाना नहीं है कहीं पे। ठीक, तो नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा मन हो इसको वैसे लिख सकते हैं। है फेलियर ऑफ कनेक्शन। नया टॉपिक क्या है? फेलियर ऑफ कनेक्शन। सुनिएगा, जरूरी है ये। जरूरी मतलब इन सेंस डायरेक्ट कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आगे पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फेलियर ऑफ क्या बोल रहा हूं? बोल्ट बोल रहा हूं क्या? नहीं सर, आप फेलियर ऑफ बोल्ट नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं फेलियर ऑफ कनेक्शन। मतलब कि सर जैसे ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है,
और यहां पर सर आपने कनेक्शन किया है, इसका जब प्लान बनाया मैंने, प्लान बनाया तो प्लान बनाने के बाद ये मेरा ओवरलैप है और यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी बोल्ट ऐसे दिखा, कुछ भी ऐसे बोल्ट दिखा, तो आप सर बोल रहे हैं कनेक्शन का फेलियर। कनेक्शन का फेलियर मतलब कि ये यहां से लेकर यहां तक में कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है मतलब क्या सर, या तो प्लेट फेल हो गई है और या तो क्या फेल हो गया है, बोल्ट फेल हो गया है। कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, कनेक्शन सर दो चीजों से मिलकर बना है, एक कनेक्टिंग पार्ट्स से, एक कनेक्टिंग प्लेट से जो कनेक्ट हो रही हैं, एक कनेक्टिंग प्लेट से और दूसरा फास्टनर से। फास्टनर का मतलब जो उनको जोड़ रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि जैसे वेल्ड यूज करोगे तो वेल्डिंग होगी, बोल्ट यूज करोगे तो बोल्ट होगा फास्टनर, रिवेट यूज करोगे तो रिवेट होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं पढ़ रहा हूं फेलियर ऑफ कनेक्शन। फेलियर ऑफ कनेक्शन का मतलब हुआ ईदर कनेक्टिंग प्लेट फेल हो जाए, जिसको जोड़ रहा है या वो फेल हो जाए, या जो इनको जोड़ रहे हैं वो फेल हो जाए, मतलब दो के दोनों में से कुछ भी फेल हो जाए तो कनेक्शन का क्या माना जाएगा, कनेक्शन का फेलियर माना जाएगा। नहीं समझ में आया है तो ऐसे लिख लीजिएगा, ईदर फेलियर ऑफ, ईदर फेलियर ऑफ, ईदर फेलियर ऑफ कनेक्टिंग पार्ट्स, ईदर फेलियर ऑफ कनेक्टिंग पार्ट्स, ईदर फेलियर ऑफ कनेक्टिंग पार्ट्स और फास्टनर। फास्टनर इस केस में क्या है सर, इस केस में फास्टनर है बोल्ट। मतलब कनेक्शन के फेलियर में इनमें से कोई भी फेल हो जाए कनेक्शन फेल माना जाएगा। तो मैं अब आपको पढ़ाता हूं सबसे पहले फेलियर ऑफ बोल्ट। बोल्ट का फेलियर कौन कौन सा होता है, फेलियर ऑफ बोल्ट। बोल्ट तीन तरीके से फेल हो सकते हैं। सबसे पहला फेलियर कौन सा है, सबसे पहला फेलियर है शियर फेलियर ऑफ बोल्ट। सबसे पहले कौन सा फेलियर, शियर फेलियर ऑफ बोल्ट। ये आपको समझ में आता है कैसे, वैसे मान लीजिए ये रहा मेरे पास, ये रहा मेरे पास लैप जॉइंट, ठीक, और इस पे एक लोड कितना लग रहा है, पी लग रहा है, इस पे एक लोड पी लग रहा है, इस पे एक बढ़िया चीज मिलती है, सबसे जरूरी यही वाला है, बाकी आपको आपको कोई समझ में आया ना है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला आपको समझ में आना चाहिए। और यहां पर तुमने क्या लगाया बेटा, यहां पर आप लगा रहे हैं बोल्ट, और याद रखिएगा मैं स्लिप टाइप कनेक्शन की बात कर रहा हूं। ये रहा ऐसे कुछ कहानी, क्या था आपको पता था कि सर जब स्लिप होगी तो स्लिप होने के बाद क्या होगा, स्लिप होने के बाद सर यही तो होता था, क्या होता था बताएंगे, स्लिप होने के बाद क्या होता था कि सर ऊपर इसको इधर से प्रेसिंग होती थी, ऊपर इसको सर यहां से प्रेसिंग होती थी, और नीचे इसको यहां से प्रेसिंग होती थी, नीचे इसको यहां पर प्रेसिंग होती थी। तो क्या होता था सर, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये कौन सा प्लेन हो जाता था, शियर प्लेन। क्यों, क्योंकि सर इस प्लेन पर बोल्ट का सैंक, बोल्ट के सैंक को क्या कराने की कोशिश की जा रही है, स्लिप कराने की कोशिश की जा रही है। तो इधर बोल्ट एक शियर फोर्स ऐसे डेवलप करता था क्योंकि इधर स्लिप कराने की कोशिश हो रही है, और इसी जगह पर बोल्ट नीचे की साइड एक कैसे डेवलप करता था, इस साइड शियर स्ट्रेस डेवलप करता था और इस स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करता था। लेकिन क्या, एक समय जब ये वाले फोर्सेस जो स्लिप कराने की कोशिश कर रहे हैं वो बोल्ट की औकात से ज्यादा हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, कि ये रहा कुछ ऐसे, इस पे ये इसको प्रेस कर रहा है, ये स्लिप कराने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी एक औकात है ना बोल्ट की, बोल्ट के मटेरियल की एक औकात है, मतलब एक कैपेसिटी, एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। वो जितना इस फोर्स को रजिस्ट कर पाएगा, नहीं उसके बाद बोल्ट क्या कर जाएगा, यहीं से सर स्लिप होके दो पार्ट में टूट जाएगा। मतलब बोल्ट ये वाला कैसे सर, ये बोल्ट जहां शियर प्लेन था, ये बोल्ट जहां शियर प्लेन था सर, वहीं से दो भाग में क्या हो जाएगा सर, टूट जाएगा। और कब टूटेगा सर, तब टूटेगा जब ये जो शियर फोर्सेस है जो इसको स्लिप कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोल्ट की शियर स्ट्रेंथ से क्या हो जाएंगे सर, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ऐसा फेलियर दिखे, शियर प्लेन से, शियर प्लेन से बोल्ट ऐसे टूट जाए, तो इस टाइप के फेलियर को आप कौन सा फेलियर बोलेंगे, शियर फेलियर बोलेंगे, ठीक है। और ये कौन सा प्लेन है सर, ये शियर प्लेन है। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा, ये मार्कर है, मार्कर है, एक ऊपर से इसको इस साइड खींच रहे हो, नीचे से इस साइड, तो जहां पर ये दोनों फोर्स हैं मिल रहे हैं, वहां पर आप क्या कराने की कोशिश कर रहे हो, इसको स्लिप कराने की कोशिश कर रहे हो, तो वही शियर प्लेन हो जाएगा। तो ये एक अमाउंट तक ही तो रजिस्ट करेगा, मतलब अपनी कैपेसिटी या अपनी स्ट्रेंथ के बराबर फोर्स को रजिस्ट करेगा, और देन आफ्टर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और ऐसे सैंक स्लिप करेगा तो शियर फेलियर कहलाएगा।
अच्छा ये आपने पढ़ लिया। इसी तरीके से एक दूसरा केस देखिए, मैंने बोला ना कि बस यही आपको समझना है, यही आपको समझना है, मतलब आगे वाले फेलियर आप अच्छे से पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक, यहां पर एक बोल्ट लगा हुआ है, इस जगह पर एक बोल्ट ऐसे लगा हुआ है, ठीक, और इस जगह पर भी एक बोल्ट ऐसे लगा हुआ है। एक बोल्ट क्या, सामने से एक ही बोल्ट दिख रहा है और आपको कहानी पता है क्या है। ठीक, ये रहा प्लेट, ये रही प्लेट, ये रही प्लेट, और ये रही बेटा प्लेट, और होशियारी से बताइएगा, और ये रहा सैंक। सैंक के बीच में क्या है, सैंक और प्लेट के बीच में गैप है, और ये मार्क रेड से हटा दे रहा हूं, ये रेड वाला क्या है, रेड वाला बोल्ट है सर, रेड वाला क्या है, बोल्ट है। ये रहा रेड, और ठीक, ये है सर। हाँ सर, आप बताइए क्या है। इस पे तुमने जब पी फोर्स लगाया और इस पे भी जब तुमने पी फोर्स लगाया, तो ध्यान से देखिए क्या हुआ। पी फोर्स लगाया, क्या होगा सर, सर ऐसे होगा कि जैसे एक बोल्ट कोई भी चूज कर लो, एक बोल्ट कोई भी चूज कर लो। सर ये रहा बोल्ट मेरे पास, हाँ सर ठीक है। इस बोल्ट पर तुमने क्या लगाया, पी फोर्स लगाया। तो देखो ध्यान से देखो कि ये वाली प्लेट कहां पर है सर, ये वाली प्लेट ऐसे बीच में है। तो जब ये स्लिप होगी तो क्या होगा सर, स्लिप होने के बाद सर फोर्स ऐसे लगेगा, यहां पर बीच पे लगेगा, ऐसे, ये ऐसे बीच में लगेगा। इमेजिन करिए, क्या है सर, ये बोल्ट है, क्या है, बीच में ही तो मेन प्लेट है, बीच में ही तो कौन सी प्लेट है, मेन प्लेट है। ये मेन प्लेट बीच में है ना, ऊपर और नीचे तो कौन सी प्लेट है, ये मेन, ये कवर प्लेट है, ये भी कवर प्लेट है, ये भी कवर प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, मेन प्लेट है। तो क्या होगा, जब तुम प्लेट को पकड़ के खींचोगे, जब प्लेट को पकड़ के खींचोगे, ये वाली प्लेट पकड़ के खींचोगे, तो ये क्या होगा सर, यहां पर ही तो ऐसे अटैच होगी, ये इस जगह पर अटैच होगी, और यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। ठीक, ये आया पी फोर्स। अब समझ में आया, आया कि नहीं आया, बोलो। ये वाला पी फोर्स कहां पर लगेगा, कहीं पर बीच में लगेगा कि नहीं लगेगा। इमेजिन करिए बेटा, ये रही आपके पास ऐसे, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, देख के बता ही नहीं पा रहे हैं आप, ये बोल्ट है, और ये कौन सी प्लेट है सर, ये कवर प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है सर, कवर प्लेट है। और यहाँ पर ये कौन सी प्लेट है, ये वाली कौन सी प्लेट है सर, ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है। और ये कौन सी प्लेट है, ये सर कवर प्लेट है। ठीक, तो जब तुम इसको पकड़ के खींचोगे तो यही वाली तो आके इस पे अटैच होगी कि नहीं अटैच होगी, ऐसे। ठीक, तो ये वाली इस पे अटैच होगी, तो यहाँ पर एक फोर्स लगाएगी, ये फोर्स लगाए, फोर्स लगाए, फोर्स लगाए, ऐसे। इमेजिन करिए कि ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, ये बोल्ट ऐसे था, और मेन प्लेट ऐसे है। मेन प्लेट कैसे, ये है, और मेन प्लेट ऐसे है। मेन प्लेट ऐसे है कि नहीं है। तो मेन प्लेट जब इसको पकड़ के खींचोगे तो मेन प्लेट कैसे लगेगी, मेन प्लेट ऐसे लगेगी, ऐसे इस पे बीच पे फोर्स लगाएगी। लेकिन ध्यान से देखिए क्या है सर, कि सर ये मेन प्लेट, ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है, और ये क्या है, ये क्या है सर, बोल्ट है। तो ये बीच में ऐसे प्रेस करेगा। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, कि जब ये यहां पर प्रेस करेगा तो ये दोनों भी तो ऊपर कांटेक्ट में आ जाएंगे, मतलब सर यहां पर ऐसे प्रेसिंग होने लगेगी, कवर प्लेट ऐसे प्रेस करने लगेंगी। इमेजिन करिए कि ये वाली चीज जब स्लिप होके यहाँ पर अटैच होगी, तो ये वाली चीजें भी तो यहाँ पर स्लिप होके आ जाएंगी ना। ये ऐसे है कि ये ऐसे अटैच हुई, तो ऊपर से ये दोनों ऐसे अटैच हुई। तो लास्ट में क्या होगा, इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितनी देर बताऊं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में क्या होगा कि, यार डायग्राम बड़ा बनाऊंगा तो समझ में आएगा, मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। या बताइए, ये दो प्लेट हुई और ये दो कवर हुआ, ये दो क्या हुए, कवर हुए। ठीक, और इसमें किया गया क्या, इसमें किया गया ऐसे होल। ठीक, इसमें किया गया ऐसे होल प्लेट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं, मुझे संतुष्टि होनी चाहिए ना। और ये लगा क्या, ये लगा सर बोल्ट, ये बोल्ट का क्या है सर, सैंक है, ये बोल्ट का सैंक है। और ये भी लगा सर बोल्ट,
और ये बोल्ट का क्या है सर, ये बोल्ट का शैंक है। और इस पे एक फोर्स कितना लग रहा है, इस पे एक फोर्स P लग रहा है, और इस पे एक फोर्स कितना लग रहा है, P लग रहा है। ठीक, बस अब देखो क्या होगा। अब देखिए बेटा क्या है, जब तुम इसको पकड़ के खींचोगे तो ये तो मेन प्लेट है सर, ये मेन प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है सर, ये कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट है। तो जब तुम इसको पकड़ के खींचोगे और स्लिपिंग होगी तो क्या होगा सर, सर ये वाला जो ये यहां से लेकर यहां तक है, इस पे क्या होगा सर, ये पे इस पे आके मेन प्लेट ऐसे अटैच हो जाएगी। और इमेजिन, आप कोशिश तो करिए सोचने की, जब ये स्लिप होके इस पे आएगा तो ये दोनों स्लिप होके यहां पर टक्कर मारने लगेंगे। तो बोल्ट पर क्या होगा, बोल्ट पर कुछ ऐसे होगा, बोल्ट पर कुछ ऐसे होगा, कैसे सर, बीच में जहां पर मेन प्लेट है वहां पर मेन प्लेट कांटेक्ट में आएगी और मेन प्लेट ऐसे फोर्स लगाने लगेगी, मेन प्लेट ऐसे फोर्स लगाने लगेगी। और मेन प्लेट ऐसे ये है, ये मेन प्लेट ऐसे आई तो ये भी दोनों कवर भी तो जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। तो दोनों कवर प्लेट क्या करने लगेंगे, दोनों कवर प्लेट ऐसे फोर्स लगाने लगेंगे, दोनों कवर प्लेट ऐसे फोर्स लगाने लगेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखिए एक शियर प्लेन ये हो गया, हाँ सर एक शियर प्लेन ये हो गया, क्यों, क्योंकि इस जगह पर आप क्या कराने की कोशिश कर रहे हो, स्लिप, ये वाला इसको इस साइड ले जाने की कोशिश कर रहा है राइट साइड, और ये वाला यहां पर लेफ्ट साइड। तो यहां पर क्या डेवलप होगा, ऊपर के साइड साइड एक शियर फोर्स ऐसे और नीचे की साइड एक शियर फोर्स ऐसे। फिर एक शियर प्लेन यहां पर भी होगा सर, एक शियर प्लेन यहां पर भी होगा, क्यों, क्योंकि सर ये वाला इसको लेफ्ट साइड ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर शियर फोर्स ऐसे डेवलप होगा, ये वाला सर इसको राइट साइड ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर ऐसे डेवलप होगा। तो कितने शियर प्लेन हो गए सर, कितने शियर प्लेन हो गए, कितने शियर प्लेन हो गए सर, दो शियर प्लेन हो गए, दो शियर प्लेन हो गए। और इस वाले केस में देखिए, ये वाला इस वाली स्लिपिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, जब इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये स्लिप कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्लिप रोकने की कोशिश कर रहा है, तो जब स्लिप कराने वाला स्लिप रोकने वाले से ज्यादा हो जाएगा तो ये बोल्ट क्या कर जाएगा, शियर फेलियर हो जाएगा। और ये बोल्ट जब शियर फेलियर होगा तो कैसे होगा बताइए, क्या होगा पता है, इसमें ये बोल्ट कैसे टूटेगा पता है, ये बोल्ट ऐसे टूटेगा, एक बार यहां से टूटेगा, फिर ये वाला पार्ट अलग होगा और ये वाला पार्ट क्या आएगा आपका, नीचे आएगा, ये तीन पार्ट में टूटेगा बोल्ट पूरा। ये कितने पार्ट में टूटेगा, तीन पार्ट में, क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, और मेन प्लेट इतने में फोर्स लगा रहा है। आप खुद सोचिए कि ये चीज है बोल्ट और इस पे मैं बीच में पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं, तो क्या होगा सर, ये वाला बीच वाला पोर्शन क्या होगा, स्लिप होके बाहर निकल जाएगा। मतलब इसमें फेलियर कैसे होगा, इसमें फेलियर ऐसे होगा और इस वाले में फेलियर कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, बस यही अंतर है। क्या अंतर है, इसको बोलते हैं सिंगल शियर केस, इसको कौन सा केस बोलते हैं, सिंगल शियर केस। और इस वाले को हम बोलते हैं डबल शियर केस, इस वाले को कौन सा केस बोलते हैं, डबल शियर केस बोलते हैं, इस वाले को डबल शियर बोलते हैं। सिंगल और डबल है क्या, सिंगल और डबल नंबर ऑफ शियर प्लेन है, यहां पर जो नंबर है सिंगल डबल ये क्या है, सिंगल एंड डबल, सिंगल एंड डबल, सिंगल एंड डबल क्या है, नोट में याद लिखिएगा, ये सिंगल एंड डबल, सिंगल एंड डबल, सिंगल एंड डबल आर नंबर ऑफ शियर प्लेन, आर नंबर ऑफ शियर प्लेन, आर नंबर ऑफ शियर प्लेन ऑफरिंग शियर रेजिस्टेंस, ऑफरिंग क्या, शियर रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, जैसे क्या, यहां पर ये वाला प्लेन जो था, ये वाला जो प्लेन था, ये क्या कर रहा था, स्लिप के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, एक है। यहां पर ये वाले प्लेन कौन थे, आपसे यही तो बोल रहा है ना कि जब ये स्लिप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्लिप रोकने की कोशिश कर रहा है, ये स्लिप कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये स्लिप रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कितने प्लेन, यहाँ पर सिर्फ एक प्लेन है और यहाँ पर कितने प्लेन है सर, यहाँ पर दो प्लेन है, तो इसको इसलिए इसको बोलेंगे सिंगल शियर और इसलिए इसको बोलेंगे डबल शियर। दूसरी चीज देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बोल्ट शियर में या किस केस में बोल्ट को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, तो आपका जवाब आएगा 100% सर इस वाले केस में। क्यों, क्योंकि यार ये देखो कि ये बोल्ट है, इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना है सर, टूट जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि ये बोल्ट है, इसमें से ये वाली पीस निकालना है ऐसे, ये वाली पीस ऐसे निकालना है बाहर, तो कौन जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा कि ये जल्दी टूटेगा, बताओ यार।
आप इमेजिन करिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर को दो भाग में तोड़ना है, ऐसे टूट गया, लेकिन इस मार्कर में से बीच में से एक पार्ट, ये वाला बीच में से एक पार्ट, ये ऐसे जवाब दीजिए, बीच वाला ये पार्ट आप इमेजिन करिए, खुद जवाब देंगे आप, बीच वाला ये वाला पार्ट ऐसे तोड़ के निकालना है, तो किसमें दिक्कत होगी सर? इस वाले को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है और इस वाले को तोड़ना क्या है, आसान है। ठीक है, ये तो डायग्राम्स हो गया। और वैसे भी क्या समझ में आ रहा है कि सर इसमें एक प्लेन है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और इसमें दो प्लेन है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं एरिया विच इज ऑफरिंग शियर रेजिस्टेंस इज ए, और अगर इस वाले में देखूं कि एरिया विच इज ऑफरिंग शियर रेजिस्टेंस इज कहां कितना, सर यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है। मतलब लगाए हुए लोड पी के लिए यहां पर शियर स्ट्रेस कितनी आएगी सर, यहां पर P बाई ए आएगी, और यहां पर लगाए हुए लोड P के लिए शियर स्ट्रेस कितनी आएगी सर, P बाई 2A आएगी। जब स्ट्रेस आधी है, जब स्ट्रेस आधी है मतलब लोड इस पे भी P लग रहा है, इस पे P अपॉन A आ रहा है, एक शियर प्लेन है, ठीक, तो एक शियर प्लेन ने रेजिस्टेंस ऑफर किया, इस पे दो शियर प्लेन है, दो ने शियर रेजिस्टेंस ऑफर किया, तो सेम लगाए हुए लोड के लिए इसके कंपैरिजन पर इस पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है सर, हाफ है। तो क्या है, अगर ये हाफ है तो ये डबल लोड लेके क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में डबल लोड लेने के बाद क्या होगा, फेल होगा। तो सिंगल शियर के कंपैरिजन में डबल शियर केस में, सिंगल शियर के कंपैरिजन में डबल शियर केस में स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है, दो गुनी होती है। क्यों? क्योंकि दो दो शियर प्लेन हो जाते हैं। कितने प्लेन हो जाते हैं, दो शियर प्लेन। अगर ये 40 किलो न्यूटन पे फेल होगा तो ये 80 किलो न्यूटन पर फेल होगा, अगर ये 60 पर फेल होगा तो वो 120 किलो न्यूटन पर फेल होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या है, ये लैप ज्वाइंट है। ये कौन सा ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है। और ये कौन सा है, ये डबल कवर के लिए यही होगा, सिंगल कवर के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो डबल कवर देखो हर तरीके से अच्छा है। कैसे? एक तो मैंने बताया था कि डबल कवर ही है जो प्योर कॉन्सेंट्रिक है। कल आपको याद होना चाहिए, कल बताया था कि डबल कवर ही एक ऐसा ज्वाइंट है, एक ऐसा कनेक्शन है जो प्योर कॉन्सेंट्रिक है। क्यों? सिंगल वाले में भी कुछ ना कुछ मोमेंट आता था और लैप ज्वाइंट में तो साफ साफ दिखाई देता है कि मोमेंट आता है। तो डबल कवर बट ज्वाइंट इसीलिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो प्योर कॉन्सेंट्रिक कनेक्शन हमें देता है और दूसरा सर लैप ज्वाइंट के कंपैरिजन में हमको शियर स्ट्रेंथ क्या मिलती है, जस्ट डबल मिलती है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, सिंगल और डबल? ये याद रखना है कि इसमें एक शियर प्लेन है और उसमें कितना शियर प्लेन है, दो शियर प्लेन है। बोलते ही नहीं आप लोग। प्रवीण के अलावा और कोई फीस नहीं दिया क्या, कि मना किया गया है? चलिए, ये उतना बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा पाया मैं, पता नहीं क्यों, खुद समझ में आ जाता है। टफ अप नहीं है, इतनी बार पढ़ा है। 2016 नहीं, 2017 तक, 2016 तक मैं स्टील नहीं पढ़ाता था। फिर 2016 तक स्टील नहीं पढ़ाता था, इसीलिए वाशर का यूज करते हैं। ठीक है, 2016 तक मैं स्टील नहीं पढ़ाता था, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाता था। 2017 पहली बार मैंने स्टील 2017 में पढ़ाया है, वो भी पहला पढ़ा है जनवरी में। फिर 2017 अप्रैल में ही मैंने स्टील दो बार पढ़ाया। फिर अप्रैल से लेके 2000 दिसंबर तक मैंने स्टील, इसके बाद अप्रैल के बाद 16 बार पढ़ाया है। फिर तो 2017 में इतनी धूम हो गई थी स्टील की, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा स्टील में बदला था। गेट की बात करता हूँ। ठीक, फिर 2018, 19 तक तो खूब अच्छा। 2020 में तो जान ही रहे हो, लंका लग गई। ठीक है, 2020 में भी मार्च में जब क्लासेस बंद हुई है होली के समय, तब भी मैं स्टील ही पढ़ा रहा था। ठीक है, स्टील की फैकल्टी बहुत कम है, स्टील की फैकल्टी बहुत कम है। अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है
तो आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाइए, आपको बहुत आराम से शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर पढ़ाइए, एक स्टील पढ़ाइए, और फिर अगर बड़े हिम्मती हैं तो इन्वायरमेंट पढ़ाइए। हिम्मती का मतलब इन्वायरमेंट में क्या है ना, समझाना बहुत पड़ता है उस टाइप। देखो टेक्निकल प्रूफ कराना बहुत आसान है, प्रूफ कराना बड़ा आसान है, लेकिन जो थ्योरी जबरदस्ती वाली है कि उसको आपको बस बात कर करके समझानी है, उसमें समस्या होती है। ठीक है, शियर फेलियर ऑफ बोल्ट समझाने में दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिक। दूसरा है, चलिए, बियरिंग। दूसरा कौन सा फेलियर है? बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? अरे कुछ नहीं सर, ये तो एकदम सिंपल सा है। कैसे? जैसे आपने क्या देखा है, कभी कभी देखा होगा कि सैंक, बोल्ट का सैंक घिस जाता है, वही चीज है बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। कैसे सर? ये प्लेट इसको प्रेस कर रही है ऊपर और नीचे से, प्लेट यहां से भी प्रेस कर रही है, यहां से भी प्रेस कर रही है। अब देखिए सिंपल सी क्या कहानी है, सिंपल सी ये कहानी है, जब स्लिपिंग होने के बाद, जब स्लिपिंग होने के बाद, स्लिपिंग होने के बाद, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, स्लिपिंग होने के बाद क्या होता है? स्लिपिंग होने के बाद सर प्लेट कांटेक्ट में आ गई, ये प्लेट सर कांटेक्ट में आ गई, ये प्लेट कैसे आ गई सर? कांटेक्ट में आ गई। और इधर भी प्लेट कैसे आ गई सर? इधर भी प्लेट किस कैसे आ गई? इधर भी प्लेट कांटेक्ट में आ गई। तो क्या हुआ? प्लेट जो है बोल्ट को प्रेस कर रही है, प्लेट जो है बोल्ट को प्रेस कर रही है। और 100% इसके अपोजिट भी ट्रू है। मैं अगर एक मुक्का मारूंगा, एक एफ फोर्स इस पे लगाऊंगा, तो एफ फोर्स मुझे रिवर्ट बैक भी हो रहा है। मतलब सर कांटेक्ट में आने पर प्लेट और बोल्ट एक दूसरे को आपस में क्या करने लगते हैं? प्रेस करने लगते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? कैसे? जैसे मान लो कि ये एक मटेरियल है और ये एक मटेरियल है, और मैं इससे लेकर इसको ऐसे घिस रहा हूं, घिस रहा हूं, घिस रहा हूं, तो ये थोड़ा है कि इससे ये घिस रहा है, दोनों आपस में क्या हो रहा है? ये इसको घिस रहा है, ये इसको घिस रहा है। ठीक, तो क्या होगा? क्या होगा कि दोनों के आपस में कांटेक्ट आने पे, अरे मजा नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए तो। ठीक है, बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट का मतलब क्या हुआ? जब स्लिपिंग होगी तो प्लेट और बोल्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट में आने के बाद बोल्ट प्लेट को प्रेस करेगा, और प्लेट किसको प्रेस करेगी? बोल्ट को प्रेस करेगी। क्या होगा सर? अब जो ज्यादा मजबूत होगा, मतलब अगर बोल्ट ज्यादा मजबूत होगा तो वो प्लेट को घिस देगा। आप कैसे? जैसे ये दो मटेरियल घिस रहे हैं, तो जो मजबूत होगा वो कम वाले को घिस देगा ना। घिस देने का मतलब मटेरियल को क्या कर देगा? घिस देगा, मतलब मटेरियल को वियर आउट कर देगा। ठीक है, मटेरियल देखते नहीं घिसने लगता है, मटेरियल का क्षरण होने लगता है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ये दोनों आपस में क्या आएंगे? कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा सर? सर प्लेट जो है, प्लेट एंड कौन? प्लेट एंड बोल्ट स्टार्ट टू प्रेसिंग। प्रेसिंग मतलब मैं पहले बता चुका हूं, प्रेसिंग टू ईच अदर, स्टार्ट टू प्रेसिंग ईच अदर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। अगर प्लेट की स्ट्रेंथ, अगर प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर प्लेट की स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? बोल्ट के कंपैरिजन में। बोल्ट के कंपैरिजन में अब दो चीजों को घिस रहे हो, और एक चीज की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो दूसरे वाले को क्या कर देगा? घिस देगा। मतलब इस वाले केस में कौन सा फेलियर होगा? इस वाले केस में आपका होगा बीयरिंग फेलियर ऑफ, किसका होगा? बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट होगा। ठीक, मतलब बोल्ट का मटेरियल घिस जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, अगर प्लेट की स्ट्रेंथ, अगर प्लेट की स्ट्रेंथ बोल्ट की स्ट्रेंथ से कम है, मतलब जो जैसे ही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये इसको प्रेस कर रहा है, ये इसको प्रेस कर रहा है, तो क्या होगा सर? अगर प्लेट की स्ट्रेंथ बोल्ट की स्ट्रेंथ से कम है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट आने पर ये बोल्ट जो है इस प्लेट को घिसना स्टार्ट कर देगा। तो कौन सा फेलियर होगा? घिसना मतलब मटेरियल कम करना, तो कौन सा होगा? बीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? या तो बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट होगा, या तो कौन सा होगा? बीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। दोनों कभी हो जाए किसी कनेक्शन में, दोनों कभी किसी कनेक्शन में हो जाए, ये क्या नहीं है? ये क्या नहीं है बेटा? ये पॉसिबल नहीं है, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या तो बोल्ट की। तो अगर मैं अभी बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट मान रहा हूं, तो बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट मानने का मतलब क्या हुआ? कि प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है,
प्लेट क्या करेगी, बोल्ट के मटेरियल को घिस देगी। अब आप इमेजिन करिए कि ये इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये जब इसको घिसना स्टार्ट करेगी तो यहाँ का मटेरियल क्या होने लगेगा, यहाँ का मटेरियल सर ऐसे घिसने लगेगा और घिस घिस के क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो सैंक देखना, सैंक ऐसे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जितना ज्यादा ये प्रेशर आएगा तो धीरे धीरे तुम देखोगे क्या होगा, धीरे धीरे ये सैंक जो पहले तुम्हारा ऐसे था, ये सैंक कैसे था तुम्हारा, ऐसे था, अब सैंक क्या होने लगेगा, अगर इधर से प्रेशर लग रहा है तो ये सैंक धीरे धीरे ऐसे कम होने लगेगा। ठीक, और इस पे यहां से प्रेशर लग रहा था तो यहां तक ठीक रहेगा और उसके बाद यहां से सैंक ऐसे कम होने लगेगा। तो इस टाइप के फेलियर को, कभी ऐसे मटेरियल घिस के बोल्ट टूट गया तो ऐसे फेलियर को हम कौन सा फेलियर बोलेंगे, बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट देखेंगे। आपने देखा होगा बोल्ट धीरे धीरे घिसने लगता है, तो समझ जाइए कि प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तीसरा फेलियर कौन सा है, तीसरा फेलियर है बीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। बीयरिंग फेलियर ऑफ कौन सा, प्लेट। इसमें क्या है, इसमें सर प्लेट कमजोर है और बोल्ट मजबूत है। अब इमेजिन करिए कि जैसे ये प्लेट है, प्लान देख रहे हैं, ये प्लेट है और ये प्लेट का क्या है सर, ये प्लेट का होल है सर, ये प्लेट का होल है। और ये थोड़ी सी बड़ा बना लूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा, नहीं तो बार बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये प्लेट है सर, हाँ ठीक है, और इसमें ये प्लेट में सर आपने क्या बनाया, ये प्लेट में होल बनाया, ठीक। और इसमें ये क्या है सर, ये आपने बोल्ट लगाया, ठीक है सर, चलिए ये बोल्ट हो गया, ये बोल्ट है, रेड वाला बोल्ट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है और ये प्लेट का होल है, ये प्लेट का होल की पेरीफेरी है, ये होल है, और ये क्या है बेटा, ये बोल्ट है। अब तुमने कहा कि स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी तो ये बोल्ट स्लिप होके कहां पर आप पहुंच जाएगा, प्लेट के कांटेक्ट में पहुंच जाएगा, या प्लेट इसके कांटेक्ट में आ गई, या कुल मिला कैसे हुआ, तो ये यहां पर आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये चीज यहां से यहां पहुंच गई। अब क्या बोल रहे, बोल्ट मजबूत है और प्लेट क्या है, कमजोर है। तो ये बोल्ट इस प्लेट के मटेरियल को घिसना स्टार्ट करेगा। ये बहुत बड़ा ये बन गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, हाँ ठीक है। अब ये बोल्ट इस प्लेट के मटेरियल को घिसना जब स्टार्ट करेगा, तो जब घिसना स्टार्ट करेगा तो ये वाला होल क्या होता जाएगा आपका, ये वाला होल जो था ये प्लेट का क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और बोल्ट यहां से यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, और धीरे 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 जैसे यहां पर पहुंचेगा तुरंत तुरंत क्या होगा, इस जगह पर ये वाला होल बड़ा होता जाएगा ना, ये वाला होल बड़ा होता जाएगा, होल यहां तक पहुंच गया, और जैसे होल यहां तक पहुंचा, बोल्ट यहां तक पहुंचा, और बोल्ट जैसे यहां तक पहुंचा उसके बाद क्या होगा, बोल्ट सर बाहर निकल जाएगा। क्या हुआ, कनेक्शन सर खत्म, प्लेट सर प्लेट बाहर चली गई और बोल्ट बाहर चला गया। ठीक है, तो इस टाइप के फेलियर को कौन सा फेलियर बोलोगे, बीयरिंग फेलियर। मतलब प्लेट पहले ऐसे थी, प्लेट का होल ऐसे था, ठीक, और बोल्ट इसके कांटेक्ट में आया तो बोल्ट इसको घिसने लगा और होल ऐसे क्या होता गया, होल आपका ऐसे बढ़ता गया, ऐसे बढ़ता गया, प्लेट का होल ऐसे बढ़ता गया। तो यहां तक तो ठीक है, चलो तब भी ठीक है, लेकिन ये होल जब यहां तक पहुंचेगा तो क्या होगा, बोल्ट बाहर निकल जाएगा और प्लेट क्या हो जाएगी, प्लेट के साथ कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के फेलियर को कौन सा बोलेंगे, बीयरिंग फेलियर। तो मैं सही तो कह रहा था कि यहां से बोल्ट को सफिशियंट डिस्टेंस पे लगाइए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, प्लेट का कौन सा, प्लेट का अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो प्लेट जल्दी फेल कर जाएगी, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को हम कौन सी डिस्टेंस बोलते हैं, एंड डिस्टेंस, क्योंकि लोड ऐसे भागेगा ना, ठीक है। तो एंड डिस्टेंस अगर तुमने सफिशिएंट प्रोवाइड किया, ये डिस्टेंस तुमने सफिशिएंट प्रोवाइड किया तो बीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट नहीं होगा। और हम याद रखिए, हम बीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट को कभी नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें लिख लीजिएगा, दिस वन इज अवॉइडेड, ये नहीं होता है, दिस वन इज प्रिवेंटेड, लिख लीजिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, दिस वन इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग by providing sufficient by providing sufficient spacing of bolt। स्पेसिंग ऑफ बोल्ट में सिर्फ दो चीजें जो सबसे जरूरी हैं, एक है इसका पिच, बोल्ट का पिच ध्यान से सेलेक्ट करिए, और दूसरा क्या, एंड डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्लेट है, ये प्लेट है, और ये प्लेट का होल तुमने एकदम कोने ले जाके बना दिया, तो क्या होगा सर, ये वाला होल जब बड़ा होना शुरू होगा तो बहुत जल्दी कहां तक पहुंच जाएगा, एंड तक पहुंच जाएगा, और एंड तक पहुंच जाएगा तो सर बोल्ट जल्दी बाहर निकल जाएगा, मतलब कनेक्शन ही खत्म हो गया। तो इसको एंड से सफिशिएंट डिस्टेंस पे लगाइए ताकि क्या ना हो, बीयरिंग फेलियर ना हो।
समझ में आया? समझ में आया? बोलिए। ठीक है, तो ये कौन सा फेलियर हो गया सर? ये दो तो हो गए, कौन से? मैंने मैंने बताया था कि बोल्ट का फेलियर पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये प्लेट वाला उसी के साथ पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमने अभी दो फेलियर पढ़े, कौन कौन से? बोल्ट का एक पढ़ा सर आपने, एक पढ़ा आपने सर शियर फेलियर बोल्ट का, दूसरा बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट का, और तीसरा क्या पढ़ा? तीसरा आपने पढ़ा बीयरिंग फेलियर ऑफ किसका? प्लेट का पढ़ा। ठीक है, हम वैसे डिसाइड किए थे कि बोल्ट अकेले का पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम फंस गए। ठीक है, तीसरा फेलियर मैं देखता हूं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे भी एक न्यूमेरिकल करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा फेलियर है टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज लैप जॉइंट में और बट जॉइंट में, ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत जरूरी है, ये न्यूमेरिकल में एक जगह हेल्प करेगा आपका, नहीं न्यूमेरिकल में बड़ा परेशान करोगे। क्या हुआ? ये सर लैप जॉइंट है और ये बोल्ट, इस पे तुमने पी फोर्स लगाया, इस पे तुमने पी फोर्स लगाया। आप देखो, अगर सर ये बोल्ट है तो इस पी के कारण और इस पी के कारण इस पे सर सिर्फ दो चीज होगी, एक बियरिंग होगी। क्या होगी बोलो यार? एक बियरिंग होगी, ये रहा बियरिंग, एक बियरिंग होगी, और दूसरा सिर्फ क्या होगा सर? दूसरा शेयरिंग होगा। कभी भी इसका टेंशन फेलियर नहीं हो सकता। अरे यार, कोई जरूरी थोड़ा है कि हर बार बोल्ट टेंशन में ही फेल करे, या हर बोल्ट टेंशन में। मान लो बोल्ट के ऊपर टेंशन आ ही नहीं रहा है, तो वो टेंशन में कैसे फेल होगा? तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप खुद देखो ना, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, तो बोल्ट पर टेंशन फेलियर कहां होगा सर? टेंशन फेलियर होने का मतलब है कि बोल्ट पे सर कोई प्रेशर कैसे लगे, बोल्ट पर कोई प्रेशर सर या कोई फोर्स ऐसे लगे। तो अगर लैब ज्वाइंट है ऐसे, अगर लैब ज्वाइंट है ऐसे, या बट ज्वाइंट है, या कैसा ज्वाइंट है? बट ज्वाइंट है, और लोड ऐसे लग रहे हैं, लोड अगर ऐसे लग रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में बोल्ट का कभी भी क्या नहीं होगा? टेंशन फेलियर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे सर, ऐसे कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन में और इस लोडिंग के साथ, ऐसे कनेक्शन में इस लोडिंग के साथ बोल्ट का कभी भी, बोल्ट के ऊपर कोई टेंशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब बोल्ट का कभी भी क्या नहीं होगा? टेंशन फेलियर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अरे टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, मैंने बोला ना कि शियर फेलियर जब होता था तो हमने दिखाया था कि देखो ये शियर हो रहा है। मैंने बियर फेलियर जब बताया तो मैंने बोला ना कि बियरिंग फेल, इसमें टेंशन कैसे दिखाऊं कि टेंशन फेलियर होगा? क्यों? क्योंकि सर टेंशन तो आ ही नहीं रहा है। तो सर कोई केस लीजिए ना जब टेंशन हो, तो सबसे पहले तो ये लिखो तुम, सबसे पहले तो ये लिख लो। क्या लिख लूं सर? कि लैब ज्वाइंट, लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में, लैब ज्वाइंट और कैसे ज्वाइंट में? बट ज्वाइंट में, लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में, विथ प्योर, विथ प्योर, विथ लैब ज्वाइंट, लैब ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में, which is subjected to, which is subjected to load, ध्यान से सुनिएगा, which is subjected to a load without any inclination, ये बहुत जरूरी चीज है अभी समझना, without a load, a load without any inclination, without any inclination, अरे यार ये कहां पहुंच गया? subjected to a load, subjected to a load without, ध्यान से सुनिएगा, अभी खुद ही समझ में आएगा, without any inclination, without any inclination, bolt is not subjected to any tension, bolt is not subjected to, not subjected to any tension force, bolt is not subjected to any force। अगर बोल्ट के ऊपर कोई टेंसाइन फोर्स ही नहीं आ रहा है तो फिर नो सेंस ऑफ टेंशन फेलियर, तो कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसको बोलते कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता है, नो सेंस ऑफ किसका? टेंशन फेलियर। ठीक है सर, क्या समझाने चाह रहा है? यही समझाना चाह रहा था। मतलब अगर ये ऐसे है, ऐसे है, और ये बोल्ट है, तो यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर बोल्ट के ऊपर टेंशन आ ही नहीं रहा है, तो टेंशन फेलियर कैसे होगा? अगर ऐसे ही ये लैब जॉइंट, ये बट जॉइंट है, ये बट जॉइंट है, ये है ऐसे,
और ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, और इस पे पी फोर्स लग रहा है, इस पे पी फोर्स, तो यहाँ पर टेंशन आ ही नहीं रहा है, तो टेंशन फेलियर कैसे होगा। लेकिन मैंने बड़ी होशियारी से लिखा है, मैंने ये नहीं बोला कि लैप जॉइंट उसमें और हमेशा। जैसे ये मान लो क्या है गुरु, ये है सर आपका लैप जॉइंट, और ये लग रहा है सर बोल्ट, ठीक। और यहां पर सर एक लोड लग रहा है सर जो कि इंक्लाइंड है, कितना पी, और हॉरिजेंटल से इंक्लाइन कितना है, हॉरिजेंटल से इंक्लाइन कितना है सर, थीटा है। तो क्या होगा, मैं बता रहा हूं ना क्या होगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सर, मैं बता सर, अब समझ में आया कि यहां पर सर ये ऐसे, जब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लोगे, जब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लोगे तो सर यहां पर हमको एक फोर्स मिलेगा, कौन सा, यहां पर हमको सर एक फोर्स मिलेगा पी कॉस थीटा, और इस जगह पर सर हमको एक फोर्स मिलेगा, कौन सा, इस जगह पर सर हमको एक फोर्स नीचे की साइड मिलेगा पी साइन थीटा। तो अब गुरु ध्यान से देखो, अब क्या होगा सर, ये पी कॉस थीटा तो बोल्ट के ऊपर क्या कराएगा सर, बोल्ट की सियरिंग कराएगा, और ये पी साइन थीटा, अब आप बोलो ना ये बोल्ट है, ये बोल्ट है ना, ये ऐसे बोल्ट है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये पी साइन थीटा क्या कराएगा, ये पी साइन थीटा क्या कराएगा, ये पी साइन थीटा बोल्ट के ऊपर क्या कॉज कराएगा, टेंशन फोर्स कराएगा। तो अगर लोड ऐसे लगा हुआ विदाउट किसी इंक्लिनेशन के, तो कोई भी शियर फेलियर, सॉरी कोई भी टेंशन फेलियर नहीं होगा। लेकिन अगर लोड कैसा इंक्लिनेशन के साथ है, तो इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, ये बोलिए वर्टिकल नहीं, इसका एक कंपोनेंट क्या बोल्ट के ऊपर क्या कराएगा, टेंशन फोर्स ले आएगा। इसका मतलब इस वाले केस में होगा या नहीं, बोल्ट में फेल, मैं लिख रहा हूं मैं, बोल्ट में फेल किसमें, बोल्ट में फेल इन टेंशन, बोल्ट में फेल इन टेंशन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बेटा, बोलिए भाई, बोलो, कि ऐसे ही हमको फेल कराना है, हमको फेल कराना है, तो मैं कहीं पर भी फेल करा दूंगा क्या सर, यहाँ फेल करा दूंगा क्या, पागल हो क्या, नहीं सर, यहाँ पर फेल नहीं होगा, यहाँ पर बोल्ट टेंशन में कभी फेल ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टेंशन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, टेंशन आएगा तभी तो टेंशन में फेल होगा। इसको बनाइए डायग्राम, ठीक। तो ये बोल्ट का कौन सा केस हो गया, ये बोल्ट का लैप जॉइंट और बट जॉइंट में भी फेलियर हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि लोड तभी फेलियर होगा जब बोल्ट के ऊपर क्या रहा है, शियर और टेंशन आ रहा है, ठीक है। ये एक केस हो गया, ऐसे बहुत सारे केस हैं जब बोल्ट के ऊपर टेंशन आता है। कैसे, एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हैंगर कनेक्शन, आपको बताया था हैंगर कनेक्शन, ये है हैंगर कनेक्शन, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और इसके साथ दूसरी प्लेट ये है, ठीक। और ये ऐसे बोल्ट लगा के, अच्छा सामने से एक एक बोल्ट दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं, मैंने कल आपको बताया था कि जब इसका प्लान देखोगे तो एग्जैक्ट दिखेगा, हमको अभी मतलब नहीं उससे। और इस पे एक फोर्स कैसा लग रहा है, इस पे सर एक फोर्स पी लग रहा है। आप बताओ क्या बोल्ट में टेंशन होने के चांस, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इस कनेक्शन को हैंगर कनेक्शन बोलते हैं। ये कौन सा कनेक्शन है, ये हैंगर कनेक्शन है, हैंगर कनेक्शन। और हैंगर कनेक्शन में क्या संभावना है, हैंगर कनेक्शन एक ऐसा केस है जिसमें बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर टेंशन, मतलब और कुछ नहीं आएगा, बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर टेंशन। इसमें शियर कहां आएगा, उस वाले केस में तो आ जाता था बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर टेंशन, यही पहचानने का तरीका है। प्योर हैंगर में बोल्ट के ऊपर सिर्फ क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो ये चीज याद रखिएगा।
बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू क्या, बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर टेंशन। तो ये कैसा केस है, ये एक बहुत सिंगल केस है जिसमें बोल्ट के ऊपर टेंशन के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर फेलियर होगा, जैसे पुराने वाले में तो मैंने बोला था कि बोल्ट में फेल क्यों, क्योंकि बोल्ट के ऊपर सर शियर भी आ रहा था और बोल्ट के ऊपर टेंशन भी आ रहा था। तो शियर और टेंशन में सर किसी के कारण फेल हो सकता था, लेकिन इसमें तो डेफिनेटली किसके कारण फेल होगा सर, इसमें तो सर आई एम 100% श्योर, आई एम डैम श्योर बोल्ट विल फेल इन किसमें, बोल्ट विल फेल इन टेंशन। ठीक, ऐसे और केसेस हैं, समय पर पढ़ते पढ़ते आपको, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी तो है नहीं, 40-45 घंटे वाली क्लासेस, तो वही 20-25 वाली घंटे वाली है, नहीं तो मैं आपको और बताता इस वाले केस, बड़ा बेहतरीन इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। चलो तब भी थोड़ा सा एक बताता हूँ, एक और, जैसे ये हैंगर कनेक्शन है, एक और कनेक्शन होता है जिसमें बोल्ट पे टेंशन फेलियर आता है, ठीक है। जैसे ये आई सेक्शन का कॉलम है, अब तुम लोग यही नहीं समझ पाओगे कि आई सेक्शन का कॉलम कैसे है, ये भगवान करे समझ जाओ, ये आई सेक्शन का क्या है, कॉलम, ठीक है। आप दिमाग मत लगाइएगा, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आई सेक्शन का कॉलम है और इस पे एक टी सेक्शन की प्लेट जुड़ी हुई है, ठीक है। ये आई सेक्शन का कॉलम है, ये आई सेक्शन का कॉलम है और इस पे एक टी शेप की प्लेट जुड़ी हुई है, ऐसे टी शेप की प्लेट ऐसे जुड़ी हुई है, क्या लगा के, बोल्ट लगा के, ठीक है। और यहां पर एक लोड पी लग रहा है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 2। इसको कौन सा कनेक्शन, जैसे इसको हैंगर कनेक्शन, लैब जॉइंट, वैसे इस वाले कनेक्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले कनेक्शन को बोलते हैं ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 2। अब आपको बताना पड़ेगा ना, एक आध चीज बता दूं कि कहां पर बोर्ड टेंशन आता है, नहीं तो आप बाद में टेंशन फेलियर पढ़ लिया लेकिन सर हमको मिलता नहीं है। ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 2 में क्या होता है कि जब ये लोड पी लगता है तो इस बोल्ट पर इन प्लेट्स पर शियर के साथ साथ टेंशन फेलियर होने के भी चांसेस है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस केस में बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू क्या क्या, बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शियर एंड एक्सियल या बेंडिंग स्ट्रेसेस लिखिए। और वो बेंडिंग स्ट्रेस कौन सी होगी, बेंडिंग स्ट्रेस दो ही तो हो सकती है सर, कंप्रेशन या टेंशन, ठीक है। तो इसमें भी बोल्ट किसमें फेल हो सकता है, इसमें भी बोल्ट आपका टेंशन में फेल हो सकता है। तो ऐसे बतेरे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें बोल्ट का टेंशन फेलियर हो सकता है। लैप और बट में प्योर हॉरिजॉन्टल लोड के साथ, मतलब विदाउट इंक्लिनेशन के साथ अकेले नहीं होता है, बाकी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर बोल्ट पर टेंशन फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सर 3 तरीके के फेलियर पढ़ लिए बोल्ट के, कौन कौन सा, हमने पढ़ लिया सर शियर फेलियर, दूसरा कौन सा पढ़ लिया, दूसरा सर हमने पढ़ लिया बियर फेलियर, तीसरा बोल्ट का क्या पढ़ लिया सर, तीसरा हमने बोल्ट का पढ़ लिया टेंशन फेलियर। प्लेट का क्या क्या पढ़ा, प्लेट में सर हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी, प्लेट में हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा शियर फेलियर, दूसरा कौन सा, दूसरा बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट पढ़ा, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, और तीसरा कौन सा पढ़ा सर, तीसरा हमने पढ़ा टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, ठीक है। और क्या पढ़ा, और सर हमने प्लेट का पढ़ा बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, और इसमें भी पढ़ाने के बाद आपने तुरंत बता दिया कि बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट को कभी नहीं मानना है, प्लेट या कनेक्टिंग प्लेट जो भी बोलो, क्यों, क्योंकि ये अवॉइड किया जा सकता है और जो चीज अवॉइड की जा सकती है वो उसको हम अवॉइड करेंगे। तो दूसरा फेलियर क्या है, दूसरा फेलियर है टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट, दूसरा फेलियर कौन सा है, टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। अब टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट आपको बताने का, मैं अगर मतलब नॉर्मल क्लास भी ले रहा होता जिसमें खूब आवर मिलता है, उसमें भी ये आपको नहीं पढ़ाया जाता था। एक्चुअल में टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट क्या है, ये सर एक चैप्टर ही है जिसका नाम है टेंशन मेंबर। मैंने बोला ना टेंशन मेंबर पढ़ाऊंगा, कंप्रेशन मेंबर पढ़ाऊंगा, तो टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट, पूरा का पूरा एक चैप्टर, ये 4 घंटे 5 घंटे का।
जिसमें प्लेट का टेंशन फेलियर, प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके सबके बारे में क्या किया जाता है, डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमको भविष्य में भी वो नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम अगर अभी मैं बोलता कि मेरे पास समय है, मैं बोल देता कि अरे यार इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट, और कोई जरूरी नहीं है प्लेट बोलिए, कोई जरूरी नहीं है प्लेट बोलिए, टेंशन फेलियर ऑफ मेंबर बोलिए आप। ठीक है, टेंशन फेलियर ऑफ मेंबर्स बोल सकते हैं आप, टेंशन फेलियर ऑफ मेंबर। कोई भी मेंबर हमारे पास, इवन इस समय प्लेट है, कोई भी मेंबर टेंशन में जब भी फेल होता है तो वो 3 तरीके से फेल हो सकता है। अभी तक तो तुमको लगता था कि ये प्लेट है, इसको पकड़ के मैं खींच रहा हूं, इसको मैं पकड़ कैसे खींच रहा हूं, तो टेंशन है। तो क्या होगा, टेंशन फेलियर होगा तो सर ये 2 पार्ट में ऐसे क्या हो जाएगी सर, 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, हो गया टेंशन फेलियर। ठीक है, ये देखने में लगता है इतना आसान है, लेकिन स्टील में क्या होता है कि कोई भी मेंबर जब टेंशन में फेल होगा तो वो 3 तरीके से या 3 रीजन के कारण फेल हो सकता है, या इसके जो फेलियर हैं, फेलियर इज ऑफ 3 टाइप। फेलियर इज ऑफ कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। पहला फेलियर कौन सा है, पहला फेलियर है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फेलियर। ग्रॉस सेक्शन कौन सा, यील्डिंग फेलियर। ठीक है, ये मैं यहां पर कभी नहीं पढ़ाता था, लेकिन टेंशन मेंबर में पढ़ाता था, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको टेंशन मेंबर पढ़ाना नहीं है। दूसरा फेलियर है नेट सेक्शनल रप्चर, रप्चर बोलिए या फ्रैक्चर बोलिए। और तीसरा है ब्लॉक शियर फेलियर। तीसरा कौन सा है, ब्लॉक शियर फेलियर। तुमको पता है, तुमको क्या पता है, तुमको ये वाला पता है सिर्फ, नेट सेक्शन रप्चर वाला। कैसे सर, हमको तो कुछ नहीं पता, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं पता। नहीं, तुम्हें पता है कैसे। मान लीजिए कि ये एक गसेट प्लेट है। गसेट प्लेट का मतलब कोई भी शेप की, किसी भी शेप की, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शेप की प्लेट जो कनेक्शन बनाने में काम आ रही है, किसी भी शेप की प्लेट। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये ऐसी होगी, ये ऐसे भी हो सकती है, सिर्फ मेंबर्स को जोड़ने के काम में आती है। ये एक गसेट प्लेट है, ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि आपको यहीं पर पढ़ के खत्म करना है इसको। गसेट प्लेट है। इस गसेट प्लेट के साथ, इस गसेट प्लेट के साथ एक प्लेट मैंने जोड़ी, एक प्लेट मैंने जोड़ा, और ये प्लेट है 60 ISF8 का। ठीक है, 60 ISF8। ठीक, आपको क्या बताया था, याद है, ये 60 ISF8 का मतलब क्या हुआ, 60 ISF8 क्या बताया था, ISF का मतलब बताया था इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन की ये फ्लैट है, और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है सर 60 इस प्लेट की। ठीक, और इसकी थिकनेस कितनी है, 8। अब आप बोल रहे हो कि गसेट प्लेट से ये वाली प्लेट जोड़ी गई, तो जोड़ी जाने का मतलब क्या है कि सर इस पे क्या लगाना पड़ेगा, बोल्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, हमने बोल्ट लगा दिया। ठीक, और बोल्ट हमने कौन सा लगाया, बोल्ट हमने लगाया M16 का बोल्ट लगाया, M16 का बोल्ट लगाया। और इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे हमने एक लोड P लगाया। अब तुमको क्या समझ में आता है, मैं बताता हूं तुमको। ठीक है, तुमको ये समझ में आया, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है बेटा। ठीक है, इस प्लेट में अब 2 तरीके की चीजें हो गई, हटा दो, इस प्लेट में 2 तरीके की चीजें हो गई। कैसे सर, कैसे सर, समझ नहीं आया। इस प्लेट में तुमने यहां पर और यहां पर होल बनाया है ना, हाँ सर। तो इस प्लेट का सर इस क्रॉस सेक्शन पे और इस क्रॉस सेक्शन पर एरिया कम हो गया, और बाकी हर जगह एरिया क्या है, क्या है, बाकी हर जगह एरिया क्या है सर, अलग है। इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे ये है, जैसे ये है। ठीक, ये प्लेट है, ये प्लेट है, और ये प्लेट है, और इसकी विड्थ कितनी है 60, और इसकी थिकनेस कितनी है 80। तो आप क्या देखेंगे, जब इस पे लोड लगाओगे तो तुमको क्या मिलेगा सर, यहाँ का एरिया जो होल है, यहाँ पर प्लेट की विड्थ क्या 60 है क्या, नहीं सर, 60 में से कितना हट गया, डायाफोल घट गया। अरे यार, प्लेट की विड्थ यहाँ पर 60 है ना, यहाँ पे 60 है, क्या यहाँ पर भी 60 है क्या, जो होल से पास हो रहा है एरिया, नहीं। क्यों सर, 60 में से कितना डायमीटर ऑफ होल क्या हो चुका है, घट चुका है। मतलब इस जगह पर प्लेट की विड्थ 60 है, यहाँ पर प्लेट की विड्थ 60 है, हर जगह 60 है, लेकिन जहां पर होल है वहां पर प्लेट की विड्थ सर 60 नहीं है। कितनी है सर, 60 माइनस कितनी है, DH है।
इस जगह पर भी कितनी है सर 60 माइनस DH है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्लेट का कितना एरिया हो जाएगा सर, 2 एरिया हो जाएगा। कैसे 2 एरिया हो जाएगा सर, मतलब दो एरिया हो जाएगा कि 2 टाइप के एरिया हो जाएंगे। हाँ, 2 टाइप के। एक एरिया वहां पर, एक एरिया वहां पर जहां पर होल है, और दूसरा एरिया वहां पर, दूसरा एरिया वहां पर जहां पर क्या नहीं है, होल नहीं है। अब तुम लोगों को पता है कि नहीं पता, मैं तुमसे जानकारी चाह रहा हूं, बस ऐसे याद करना कि अगर ये एक प्लेट है ऐसे, ये एक प्लेट है ऐसे, ठीक, ऐसे ही होता है ना, हाँ, और सर इस पे लोड ऐसे बाहर लग रहा है, तो जब तुमसे एरिया बोला जाता है तो कौन सा एरिया लेते हो सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड के परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर, यही तो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा सर, ये रही प्लेट की थिकनेस सर, और ये रही प्लेट की क्या, विड्थ, ये रही प्लेट की विड्थ, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा प्लेट का, विड्थ इनटू थिकनेस। नहीं आया समझ में, अरे यार जैसे ये कहां गया मेरे पास, ये डस्टर है, ये डस्टर है, और इस पे ये लोड लग रहा है, तो मैं जब एरिया लिखूंगा तो मैं एरिया कौन सा लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा ना, क्योंकि लोड इस पे लग रहा है। तो लोड के परपेंडिकुलर एरिया जो प्लेन पे है उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो क्या आएगा, जैसे इस पे लोड लग रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा सर, B इंटू टी आएगा। ये ऐसे ही तो आएगा, ये किस पे लग रहा है, ये B है और ये क्या है, T है। ठीक, तो मेरे पास 2 टाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएंगे। अच्छा सर, 2 टाइप के कौन से आ जाएंगे सर, एक तो वो एरिया प्लेट का जो रिड्यूस नहीं हुआ है, जिसको हम बोलेंगे अनरिड्यूस्ड एरिया। कौन सा एरिया बोलेंगे, अनरिड्यूस्ड एरिया। दूसरा प्लेट का वो एरिया जो रिड्यूस हो गया है, किसके कारण रिड्यूस हुआ है सर, किसके कारण रिड्यूस हुआ, बताएंगे क्या सर, ड्यू टू होल के कारण। ड्यू टू किसके कारण भैया, होल के कारण। बोलो यार, प्लेट का 2 एरिया होगा ना, एक अनरिड्यूस्ड एरिया जो जिसमें होल नहीं बना है, और दूसरा कौन सा, दूसरा सर रिड्यूस्ड एरिया। बोलेंगे बेटा, बोलेंगे आप लोग। तो जहां पर प्लेट का होल क्या नहीं हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ है, जहां पर प्लेट की विड्थ रिड्यूस नहीं हुई है, वहां पर तो कितनी है सर, विड्थ सर 60 है, और थिकनेस कितनी है, T है। इसका मतलब यहां पर सर ये हो जाएगा B इंटू टी, B इंटू कितना, T, और B की वैल्यू कितनी है सर, B की वैल्यू है 60 इंटू 8, और ये कितना आ गया, 8 छंगे 48, 480 mm²। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, अब इसमें गलती मत करना, दूसरा कहां पर एरिया देखना है, दूसरा एरिया सर हमको वहां देखना है जहां पर होल बना है। ठीक है, तो जहां पर होल है, यहां पर होल है, यहां पर विड्थ कितनी है सर, कितना होल माइनस हो रहा है सर, 60 था, 60 में से क्या माइनस कर दूं मैं, डाया होल। तो हर क्रॉस सेक्शन पर कितना होल पड़ रहा है सर, एक ही पड़ रहा है। तो चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, विड्थ कितनी मिलेगी सर, विड्थ मिलेगी B इंटू में कितना, B इंटू में 1 इंटू कितना, B इंटू में 1 इंटू DH, ये हो गई इफेक्टिव विड्थ, मतलब जो बची, इंटू में कितना, T। भैया नहीं आया क्या, ये समझ में आया क्या कि हर क्रॉस सेक्शन पे, अरे ये लोड लग रहा है तो हर क्रॉस सेक्शन पे होल कितने हैं सर, एक ही है, तो यहां पर कितना माइनस होगा, ये आप देख लो कि जब यहां पर ये लोड लग रहा है तो लोड के परपेंडिकुलर इस जगह पर एरिया कितना होगा, 60 माइनस 2 डायमीटर ऑफ होल होगा कि 1 होगा सर, 1 ही होगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पर सिर्फ कितना होल पड़ रहा है, 1 होल पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 60 माइनस 1 इंटू DH इंटू T। ठीक, तो विड्थ कितनी, विड्थ सर 60, होल कितने सर 1, डायमीटर ऑफ होल कितना, मैंने बताया था कि M16 का मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 16, और डायमीटर ऑफ होल कितना होता है सर 16 प्लस इस केस में 2 मतलब 18 mm। तो ये कितना आ जाएगा, इनटू में 18, और इनटू में कितना भैया, इनटू में कितना सर 8। ठीक, तो 60 माइनस 18, 60 माइनस 18 मतलब 42, और 42 इंटू में 8, 42 इंटू में 8 का मतलब कितना हुआ, 336 mm²। ये आप क्या पढ़ रहे हैं यार, टेंशन मेंबर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 336 mm²। समझ में आया, कितना नहीं आया, अभी फेलियर पे मत जाइए, अभी फेलियर पे मत जाइए, फेलियर नहीं समझ पाएंगे जब तक वो चीज नहीं आएगी। बोलो बेटा, बोलो, बोलिए, तो आगे मैं बताऊं ना आपको, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ तुम्हारे पास, अब तुम दिमाग लगाओ, तुमको खुद समझ में आएगा कि जब लोड तुम यहां से लगाओगे, ऐसे P लोड लगाओगे,
जब पी लोड लगाओगे तो यहां पर एरिया कितना अवेलेबल है सर? 480 mm²। और इस जगह पर एरिया कितना अवेलेबल है सर? 336 mm²। ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं हटा ले, थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जरूरी लिखी हुई है, किसको हटा दूंगा। ठीक, तुमने इसी प्लेट पर कितना फोर्स लगाया पी, तो यहां पर एरिया, यहां हर जगह एरिया 480, दो ही क्लास के तो हैं। और इस जगह पर होल पर एरिया कितना है सर? 336। तो तुमको क्या समझ में आता है इस प्लेट का टेंशन फेलियर कहां पर होगा? प्लेट यहां से टूटेगी दो भाग में कि यहां से टूटेगी? बताओ, तुम लोग बताओ। मैंने बोला ना कि ये वाला फेलियर तुम बता सकते हो। अरे यार, लगाए हुए लोड के लिए प्लेट का एरिया यहां पर कितना है? 480, और यहां पर कितना है? 336। बताओ प्लेट कहां से फेल होगी? प्लेट कहां से फेल होनी चाहिए? जो दिमाग कहता है सर, दिमाग मेरा ये कहता है कि लगाऊंगा मैं जब लोड तो स्ट्रेस कितनी आएगी सर? स्ट्रेस आएगी P/A। ठीक, और इसका ए कम है, इसका ए क्या है? कम है। तो इस पे स्ट्रेस की वैल्यू मान लीजिए F1 और इस पे स्ट्रेस की वैल्यू F2 है। तो सर 100% ये जहां पर एरिया होल कम है, होल बना हुआ है, वहां की स्ट्रेस हाइयर होगी, ये वाली कम होगी। तो क्या होगा सर? ग्राफ ऐसे ही तो बनता है स्ट्रेस का। कैसे? इस एक्सिस पे, मतलब सर ये वाला सेक्शन पहले किस पे पहुंच जाएगा? ये वाला सेक्शन सर पहले FU पर पहुंच जाएगा, इस पे पहले FU पर पहुंच जाएगा, और ये किस पे रहेगा सर? ये लेस देन FU पे रहेगा। तो इसका मतलब ये सेक्शन सर यहां से क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। यहां से क्या कर जाएगा? बोलो यार, क्या कर जाएगा? बोलते ही नहीं तुम लोग। यहां से क्या कर जाएगा बेटा? फेल कर जाएगा। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दीजिए। यहां से क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर जो स्ट्रेस है F1 और यहां पर जो स्ट्रेस है F2, उसके लिए सर F1 क्या है सर? F1 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि F1 ज्यादा इसलिए क्योंकि एरिया कम है। तो पहले क्या होगा सर? जब मैं लोड लगाता जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और जवाब आप ही देंगे। जब आप लोड लगाते जाएंगे तो क्या होगा सर? पहले कौन पहुंच जाएगा? क्योंकि पहले सर F1 ज्यादा है, तो पहले F1 FU के क्या हो जाएगा? पहले F1 FU के बराबर हो जाएगा। और उस समय F2 जो है FU से क्या होगा सर? ये F1 FU के बराबर हो जाएगा, और ये F2 FU से क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। तो यहां से सेक्शन क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। और तुमको पता होगा कि इसको अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, इसको F बोलते हैं, और इसी F को बोलते हैं कि स्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो गया और क्या हो गया? रप्चर हो गया। तो क्या हुआ? इस स्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हुआ या क्या हुआ? रप्चर हुआ। और किस वाली जगह से सर? जहां पर एरिया कम था, और जहां पर एरिया कम है, रिड्यूस्ड एरिया है, इसी रिड्यूस्ड एरिया को हम बोलते हैं नेट सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया बोलते हैं बेटा? नेट सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो अब बोलो तुम कौन सा फेलियर हुआ? अब तुम बोलो कौन सा फेलियर हुआ? तो सर एक्चुअल में नेट सेक्शन से, जहां पर एरिया कम है यानी कि रिड्यूस एरिया, जहां पर होल बना है, नेट सेक्शन पर क्या हुआ? फ्रैक्चर हुआ, या नेट सेक्शन पर रप्चर हुआ। इसीलिए एक फेलियर का नाम क्या है? नेट सेक्शन का रप्चर। ये कहां से होगा? ये कहां पर होगा सर? अल्टीमेट स्ट्रेस पर होगा। अल्टीमेट स्ट्रेस पर होगा, और हमेशा किस एरिया से होगा सर? प्लेट के नेट एरिया से होगा। इसीलिए दिस वन इज नोन एज नेट सेक्शन रप्चर, रप्चर या फ्रैक्चर। आप इसी को फ्रैक्चर बोलते हो। फ्रैक्चर का मतलब स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। समझ में? मेरे बहुत समय चाहिए मुझे अच्छे से पढ़ाने के लिए। वर्ड पे मेरा ध्यान रहता है। आप मुझसे अलग अलग सब्जेक्ट जैसे पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि मैं वर्ड पकड़ के ही पढ़ाना शुरू करता हूं। तो जैसे नेट सेक्शन रप्चर, तो नेट सेक्शन क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया कम है, और रप्चर का मतलब फ्रैक्चर। तो जब लोड लगाऊंगा तो यहीं से सबसे पहली चीज यहीं से दिखाई देती है। तो इसको बोलते हैं कौन सा? नेट सेक्शन। इसीलिए बचा के रखा था इतनी देर से, लिख नहीं रहा था। मुझे ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के मिस किया है। इसको, इस रिड्यूस्ड एरिया को नेट सेक्शनल एरिया बोलते हैं, और इस वाले एरिया को हम ग्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? ग्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक फेलियर समझ में आया हो तो बताइए। एक फेलियर समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये वाला फेलियर, ये
आप चाहे बोल्ट के बीच में टेंशन मेंबर पढ़ रहे हैं ये भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आप दिमाग बैठा के रखिएगा कि एक यूनिट, ठीक है। चलिए, एक फेलियर पढ़ाया आपने सर, ये अच्छा लगा, ठीक है। फिर इसमें क्या था, आप थोड़ी सी जगह बना के अपने पास लिखिएगा, दूसरी जगह बना के लिखिएगा। क्या लिखे सर? पहला हमने पहला लिखा नेट सेक्शन, थोड़ा लिखिएगा बेटा, नेट सेक्शन, नेट सेक्शन। पहला फेलियर कौन सा सर? नेट सेक्शन। 9:50 बजे तो बता देना यार, कल भी हम क्लास लेंदी खींच ले गए थे, आपकी एक क्लास रहती मैंने सुना है तुरंत। नेट सेक्शनल रप्चर, ठीक है, नेट सेक्शनल रप्चर। इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, एफ यू, ये रप्चर का मतलब क्या हो, नाम से समझ में आ रहा है कि एक होगा एन और दूसरा होगा एफ यू। तो इसको मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि इन दिस केस, बेटा लिख लीजिएगा, इन दिस केस फ्रैक्चर अकर फ्रॉम नेट सेक्शनल एरिया। अच्छा, अब ये बताओ, तुम बहुत होशियारी से बताना और तुम बता लोगे, मुझे पता है ये फॉर्मूला तुम्हारे बस की बात है। अगर तुम नेट सेक्शनल ये वाला फ्रैक्चर नहीं चाहते हो तो क्या करोगे? अगर आप ये वाला फ्रैक्चर नहीं चाहते हो, ये नेट सेक्शन रप्चर, अगर तुम ये वाला फ्रैक्चर नहीं चाहते हो तो क्या नहीं चाहते हो कि ये वाला फ्रैक्चर ना हो, तो तुम क्या कहोगे? सर मैं बताऊं, अगर मैं ये वाला फ्रैक्चर नहीं चाहता हूं तो मैं सर कभी भी इस जगह पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी नहीं होने दूंगा, अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं होने दूंगा। नहीं आया समझ में? अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर ये वाला फ्रैक्चर तुम अवॉइड करना चाहते हो, ये फ्रैक्चर कब हो रहा है सर? ये फ्रैक्चर तभी हो रहा है जब ये वाला सेक्शन कहां पर पहुंच जा रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेस पर पहुंच जा रहा है। बोलो बेटा, तो अगर आप ये वाला फ्रैक्चर अवॉइड करना चाह रहे हैं तो इस लोड के कारण या इसको टी मान लो, ये टी मान लो, टेंसाइल है, इस टी लोड के कारण यहां पर जो स्ट्रेसेस हैं वो अल्टीमेट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी ये वाला फ्रैक्चर नहीं होगा। बोलिए, आप ही तो बोल रहे हैं कि नेट सेक्शन पर जब स्ट्रेस अल्टीमेट के बराबर पहुंच जा रही है, नेट सेक्शन पर जब स्ट्रेस किसके बराबर पहुंच जा रही है, अल्टीमेट पर पहुंच जा रही, तब ये फेलियर हो रहा है। तो मतलब इस टी के कारण यहां पर जो स्ट्रेसेस आए वो एफ यू से अगर कम है, वो अगर एफ यू से कम है या एफ यू के बराबर भी है, तब भी क्या नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा। मतलब इस टी के कारण अगर आप फेलियर अवॉइड करना चाहते हो, इस टी के कारण किस एरिया पे सर, नेट एरिया पर स्ट्रेस टी के कारण कहां पर, एन, टी बाई एन, मतलब ड्यू टू टी स्ट्रेस साइड कहां पर, नेट सेक्शनल एरिया इज टी बाई एन, दैट शुड बी लेस देन, मैं तो कहता हूं कि लेस देन किससे होना चाहिए, एफ यू से होना चाहिए। ठीक, ये ज्यादा से ज्यादा लिमिटिंग केस के लिए क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक, बोलिए भैया, समझ में आया कि नहीं आया? आप यही तो कह रहे हो कि यहाँ इस लोड के कारण यहाँ पर स्ट्रेस, इस लोड के कारण यहाँ पर एरिया कितना है सर, एन, अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, मैंने वही तो लिख दिया, इस लोड के कारण एन पर स्ट्रेस का मतलब टी बाई एन शुड बी लेस देन किससे होना चाहिए, एफ यू से होना चाहिए। ठीक, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वल टू टी एन, टी शुड बी लेस देन एन इनटू एफ यू। ठीक है, ये क्या है सर, ये क्या है, ये आप बताना चाह रहे हैं कि इस टी लोड की, जो लोड टी लगा रहे हैं वो इससे छोटा होना चाहिए। अगर मैं इसको डिजाइन बनाऊं, पता है क्या है, आपको याद होगा डिजाइन में क्या करते थे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, टी डी एन इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल का साइन लगा के, एन अभी एक चीज इसमें और है, एन एफ यू अपॉन में गामा M1, मैंने बताया था, याद करिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, याद है? ठीक है, एक चीज क्या याद रखना है कि स्टैटिक्स से तुम भले बोलते हो, क्या बोलते हो तुम, ये बोलते हो कि ये चीज अल्टीमेट स्ट्रेस पर पहुंचेगी उसके बाद फेल होगी, लेकिन जब हमने खूब सारा टेस्ट किया तो हम देखते हैं कि मटेरियल कभी भी अल्टीमेट तक नहीं पहुंच पाता, तो कहां तक पहुंचता है सर, वो 90% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस को ही अचीव करके क्या कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है। इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। जैसे बोलते नहीं यार हम तो देख लिए हैं, बोलते नहीं कि अरे लिखा तो है कि एफ यू
लिखा तो है 10 साल तक चलेगी, लेकिन हम यूज करके देख लिए 10 साल नहीं चलती, 5-6 साल ठीक ठाक चलती है, उसके बाद फिर यूज करने लायक नहीं रहती। तो वैसे ही लिखा तो रहेगा कि स्टील कहां तक चलेगी, FU तक, लेकिन हमको यूज करते करते पता लगा कि FU तक नहीं चलती यार, 0.9 FU तक ही चलती है, उसके बाद फ्रैक्चर हो जाती है। ऐसा होता नहीं, सामान लेके आते कहते कुर्सी है लाइफ 10 साल की है, तो आप बोलते कि 10 साल चलती नहीं है, 5-6 साल चलती, मैंने यूज करके देख लिया। तो ऐसे ही आप बोलेंगे कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, FU, लेकिन आपने यूज करके देखा है लैब में, कई बार टेस्ट किया है, तो FU तक चीज नहीं पहुंच पाती। कहां तक पहुंच पाती, 0.9 FU तक की चीजें पहुंच पाती है। तो आप FU नहीं यूज करेंगे, आप कभी भी यूज करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, 0.9 FU। और तो ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 FU इंटू में AN अपॉन में कितना, AN अपॉन में गामा M1, ठीक है। और इस TDN को मैं बोलूंगा नेट सेक्शन स्ट्रेंथ। नेट सेक्शनल स्ट्रेंथ, हम बोल्ट की पढ़ रहे थे, बोल्ट की स्ट्रेंथ नहीं आ पाई और प्लेट की पहले आ गई, मैं क्या करूं, मेरे पास समय कम है, मैं चैप्टर नेट सेक्शनल स्ट्रेंथ, ठीक। AN क्या है, AN आपको पता है, AN नेट सेक्शनल एरिया ऐसे दिखाते हैं और ग्रॉस एरिया को AG से दिखाते हैं, ठीक। AN नेट सेक्शनल एरिया है, AN कैसा एरिया है, नेट सेक्शनल एरिया है। और FU क्या है, इसमें देखो याद रखना कि ये FU जब B लगेगा तो बोल्ट का होगा, ये FU जब वेल्ड का लगे, W लगेगा तो वेल्ड का होगा। और अगर ये केवल FU छोड़ा गया तो समझ लेना कि कनेक्टिंग पार्ट्स की बात हो रही है, मतलब इस FU के बाद जो यूज होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसी स्पेशल पर्पस को, जैसे B तो अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट मटेरियल, W मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वेल्ड मटेरियल। अगर केवल FU है तो समझ लेना कि ये प्लेट या कनेक्टिंग पार्ट्स की बात हो रही है। तो FU क्या हो जाएगा, FU हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट, ठीक। और गामा M1 को क्या बोलेंगे, गामा M1 को क्या बोलेंगे, गामा M1, ठीक। याद नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को, मैं बताऊं क्या है, आपको याद है मैंने लिखाया था ऐसे, क्या लिखाया था सर आपने लिखाया था डिजाइन मटेरियल स्ट्रेंथ, डिजाइन मटेरियल स्ट्रेंथ आपने सर लिखाया था मटेरियल स्ट्रेंथ अपॉन में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हाँ सर अब याद आया, तो यहां तक ये डिजाइन नहीं था, अब इसको डिजाइन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहां तक, सॉरी ये लिखा है यहां तक 0.9 इंटू FU इंटू में AN, यहां तक ये क्या नहीं है, डिजाइन नहीं है, लेकिन अगर इसको मुझे डिजाइन बनाना है तो इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मैं गण इसके हिसाब से। तो ये गामा M1 क्या हो जाएगा, गामा M1 हो जाएगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल। और ये तभी होगा जब यहां पर FU है, FY होता तो नहीं होगा, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल वेट करिए, और इसकी वैल्यू होगी गामा M1 की वैल्यू होगी 1.25, ये याद रखिएगा, इस गामा M1 की वैल्यू कितनी होगी, इस गामा M1 की वैल्यू होगी 1.25, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया बेटा आपका, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, बताएंगे आप, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा इसकी इंफॉर्मेशन। और AN कैसे निकालेंगे, AN कैसे निकालेंगे, AN का फॉर्मूला ये है, ठीक है। AN ये निकाला है ना, रिड्यूस्ड एरिया तुमने, ठीक है। बढ़ूं आगे, बढ़ा जाए, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, बोलिए। समय बता देना यार, वो सर दूसरे वाले हैं, उनका नुकसान ना हो ना, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए आपके कारण, ठीक है। तो अभी तो समय
ठीक, तो पहला फेलियर हो गया, नेट सेक्शन रप्चर। और ये मैंने बताया कहां से होगा, नेट एरिया से, और कब होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस से। और अगर आप ये फेलियर नहीं चाहते हैं तो मैंने बताया कि इसके लिए नेट सेक्शन स्ट्रेंथ भी निकल सकती है, नेट सेक्शनल स्ट्रेंथ भी। इसका यही मतलब होता है कि नेट अगर लोड अगर टीडीएन से कम आया तो फेलियर नहीं होगा, 0.9 FU/AN अपॉन में गामा M1। और मैं आपको बता रहा हूं ये रटने वाली चीज है, AN की वैल्यू कितनी होती है, B माइनस NDH। और ये मत दिमाग लगाना कि N मतलब सारे नंबर ऑफ होल, जैसे ये प्लेट थी और इसमें कितने होल थे, 2 होल थे, लेकिन 2 थोड़ो लिया, आपने क्या देखा कि किसी क्रॉस सेक्शन में कितना होल पड़ रहा है, 1। फिर ऐसे ही मान लो ये ऐसे था, 4 होल थे, ठीक, तब कितना पड़ रहा है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जा रहे हैं तो कितना पड़ रहा है, 2 पड़ रहा है, ठीक। मान लो 4 ये ऐसे थे तब, तो इस वाले केस में n की वैल्यू 2 होगी, इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 1। और ऐसे 4 है तब, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में सर कितने पड़ रहे हैं, कहीं पर भी जाइए 1 पड़ रहे हैं। तो ऐसे काउंट पूरे नहीं करने, n पूरा नंबर ऑफ होल नहीं काउंट कर लेना है। n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ होल इन एनी क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक। और सबसे बड़ी चीज, अभी हमें बहुत डीप में मैं पढ़ाता, लेकिन समय की कमी के कारण ये याद रखिएगा, दिस वन इज ओनली वैलिड फॉर प्लेट एंड फ्लैट सेक्शन, फॉर किसके लिए, प्लेट एंड फ्लैट सेक्शन। और उसमें भी केवल और केवल चेन बोल्टिंग के लिए। चेन बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक बोल्ट लगे हो। जैसे सुनते चलिएगा, ये चैप्टर नहीं पढ़ाना ना, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा दूं, ठीक। ये रहा ऐसे, तो और ये लग रहा है लोड ऐसे, ये रहा P और ये रहा P। तो इसमें बोल्ट कैसे हैं सर, एक के नीचे एक लगे हुए हैं, एक के नीचे एक लगे हुए हैं। तो ऐसे बोल्टिंग को या ऐसे पैटर्न को आप चेन बोल्टिंग बोलते हैं, या चेन रिवेटिंग भी बोल सकते हैं, या रिवेट भी बोल सकते हैं, या रिवेट लगा होता। सर इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, हाँ इसके अलावा भी कुछ होता है, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला बताएंगे क्या, देखिए अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी काम का नहीं है। टेंशन मेंबर अगर पहुंच पाए तो वहां पे बता दूंगा, ठीक है, ये गारंटी। जैसे एक बार बोल्ट तुमने ऐसे प्रोवाइड किया, लेकिन दूसरी बार जो बोल्ट प्रोवाइड करोगे वो इसके नीचे नहीं प्रोवाइड करोगे, इसके आगे पीछे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इस वाले बोल्टिंग को बोलते हैं स्टैगर्ड बोल्टिंग। कौन सी बोल्टिंग बोलते हैं, स्टैगर्ड मतलब हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, स्टैगर्ड स्क्यू, ठीक है, स्टैगर्ड बोल्टिंग, आगे पीछे है। ऐसे ही एक और बोल्टिंग होती है, जैसे कौन सी सर, ये इस टाइप की, एक बोल्ट यहां लगा, 2 बोल्ट यहां लगे, 3 बोल्ट यहां लगे, ऐसे 3 बोल्ट का तक का ही नहीं और भी, फिर 3 बोल्ट यहां नहीं लगे, फिर यहाँ पे 2 बोल्ट लगे, फिर 1 बोल्ट यहां लगा। तो कुल मिलाकर देखो ये ऐसे बन गया ना, हाँ सर ऐसे बन गया। यहाँ पे 3 बोल्ट, यहाँ पे सर 2 बोल्ट, और यहाँ पर कितना, 1 बोल्ट, यहाँ पे 2 बोल्ट और यहाँ पर 1। इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न ऑफ बोल्टिंग, इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न ऑफ बोल्टिंग, ठीक है। अब बात आती कि इनमें से बेस्ट कौन है और क्यों है, क्यों तो नहीं बताऊंगा क्योंकि समय लगेगा, ठीक है, वही समय का कारण है, ठीक। तो इसमें आप सबसे बेस्ट बताइएगा, बेस्ट की वैल्यू मतलब इकोनॉमिकल, सबसे बेस्ट कौन सा, ये सब यहाँ पढ़ाता भी नहीं हो, ये तो बस ये है कि पढ़ा बोल्टिंग रहे पता नहीं। सबसे इकोनॉमिकल पैटर्न कौन सा है, सबसे इकोनॉमिकल पैटर्न है, इकोनॉमिकल पैटर्न ऑफ बोल्टिंग कौन सा है, सबसे इकोनॉमिकल पैटर्न ऑफ बोल्टिंग कौन सा है, डायमंड पैटर्न। कौन सा, डायमंड पैटर्न, ठीक है। तो ये चीज समझ के रखिएगा कि ये फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं ये सिर्फ प्लेट के लिए, और वो भी इस बोल्टिंग के लिए, इस बोल्टिंग के लिए वैलिड नहीं है, उसके लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है, ठीक है, स्टैगर्ड के लिए अलग। और एन टोटल नंबर ऑफ होल नहीं है, पहली चीज याद रखिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, आपका बोल्ट के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल इन एनी क्रॉस सेक्शनल प्लेन। और क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, लोड के परपेंडिकुलर इन एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पहला वाला नेट सेक्शन वाला, पहला वाला कौन सा हो गया, नेट सेक्शन वाला। अब हम दूसरा देखते हैं,
दूसरा फेलियर कौन सा है? और अभी हम पढ़ रहे हैं बोल्टिंग ही, याद रखिएगा। बहुत अच्छे से डिटेल चाहते हो तो टेंशन मेंबर पढ़ना पड़ेगा, और देखेंगे वहां तक तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, चाहे लिख के ले लो मेरे से। इसीलिए तो ये सब पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बनी। ठीक, दूसरा फेलियर कौन सा है? दूसरा फेलियर है सर ग्रॉस सेक्शन प्लेट का फेलियर चल रहा है। दूसरा फेलियर है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फेलियर। ठीक है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फेलियर बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा नाम से समझ में आ रहा है, अब तो समझ में आ रहा है कैसे सर? जैसे नेट सेक्शन रप्चर से समझ में आता था कि नेट सेक्शन पर रप्चर हो रहा है, वैसे ही यहां से समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होगी? यहां पर सर ग्रॉस सेक्शन पर यील्डिंग होगी। तो ग्रॉस सेक्शन का एरिया कितना? एजी, और यील्डिंग का मतलब स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो गई सर? एफ वाई हो गई। ठीक है, ठीक है, मतलब हमको देखो आइडिया लग गया। अब बताइए सर एक्चुअल में कैसे हुआ? देखिए बेटा, आपके पास वही कनेक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे एक प्लेट है और इस जगह पे क्या है? यहाँ पे एक लोड क्या लग रहा है? अभी मान लो टी लग रहा है, और इस जगह पे कुछ ऐसे कहानी है। ठीक, तो तुमने क्या बोला था? तुमने क्या बोला था कि सर पहले वाला फेलियर याद करिए, पहले वाला फेलियर याद करिए। आप कहते थे कि सर यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है। मैं सर जब लोड लगाऊंगा टी तो यहाँ पर स्ट्रेसेस ज्यादा होंगी, और जब लोड बढ़ाता जाऊंगा तो इस जगह पर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी सर? इस जगह पर स्ट्रेसेस एफ यू के बराबर हो जाए, इस जगह या इस जगह में से किसी पे, ये हम नहीं जज कर सकते। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर नेट जहां पर होल है वहां पर होगा, इस जगह पर होगा कि इस जगह पर, ये जजमेंट की बात तो नहीं है, ये जज नहीं किया जा सकता। और सर यहाँ पर स्ट्रेस एफ यू के बराबर आएगी और ये फेल हो जाएगा। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि पुराना वाला फेलियर कब होता था सर? पुराना वाला फेलियर तब होता था जब जब नेट सेक्शन पर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाती थी? जब नेट सेक्शन पर स्ट्रेस रीचेस टू कहां? स्ट्रेस रीचेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस। पिछले वाले केस में फेलियर कब होता था? जब सर नेट सेक्शन पर स्ट्रेस कहां तक पहुंच जाती थी? नेट स्ट्रेस रीचेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है सर, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने बोला कि गुरु इस सेक्शन के लिए लिमिट स्टेट ऑफ इलांगेशन है। लिमिट स्टेट ऑफ इलांगेशन क्या हुआ सर? मैं बताता हूं आपको। इसका लिमिट स्टेट ऑफ इलांगेशन बोल दिया गया कि इसका लिमिट स्टेट ऑफ इलांगेशन है 20 mm। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बताया था कि 20 mm से ज्यादा इसमें क्या नहीं है? डिफ्लेक्शन परमिसिबल नहीं। बताया ना लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, लिमिट स्टेट ऑफ क्रैक, ऐसे करके बताया था कि नहीं बताया था? तो लिमिट स्टेट ऑफ इलांगेशन बोला है मैंने, इसको आप लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ इलांगेशन या लिमिट स्टेट ऑफ क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल डिफ्लेक्शन, या लिमिट स्टेट ऑफ क्या बोल सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डिफ्लेक्शन। तो ये लिमिट है, इससे ज्यादा क्या नहीं हो सकता? इससे ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। सर अगर हो गया तो मतलब अगर होने लगा तो मैं लोड लगाना बंद कर दूंगा और वही मैक्सिमम लोड होगा। तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया बेटा? इस पे एक लोड लगाया T1। तो T1 पे मैं जब देखता हूं तो T1 पे मुझे इलांगेशन मिलता है इस मेंबर का। इलांगेशन मतलब चेंज इन लेंथ। T1 पर इलांगेशन मिलती है 10 mm, और इस वाले सेक्शन पर मुझे स्ट्रेस कितनी मिलती है? अच्छा मान लो अभी बताना भूल गया मैं कि इस प्लेट का मटेरियल है Fe410। ठीक है, ये बताना भूल गया, इसके बिना नहीं होगा। प्लेट का मटेरियल ऐसे याद रखिएगा, जैसे प्लेट का मटेरियल कभी क्वेश्चन में मिस भी कर देता है। प्लेट का या कनेक्टिंग पार्ट्स का मटेरियल कौन सा? Fe410 का है। Fe410 का मतलब हुआ कि इस मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेस 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और इसकी यील्ड जो है, यील्ड स्ट्रेस क्या है? 259 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तो इस समय जब लोड कितना था? जब लोड कितना था सर? T1 था। जब लोड T1 था तो डिफ्लेक्शन कितना था इसका सर? डिफ्लेक्शन 10 mm था। और इस जगह पर स्ट्रेस कितनी थी? इस जगह पर स्ट्रेस 300 थी। ठीक है, चलो सर फेल होगा? नहीं होगा। ये फेल तो तब होगा ना जब ये कहां पर पहुंचेगा? अल्टीमेट पर पहुंचेगा। समझ में आया? और अल्टीमेट कितना है? 410 है। फिर मैंने लोड बढ़ाया, फिर से लोड बढ़ाया। ठीक है, T1 से लोड बढ़ा के हमने क्या किया? T1 से लोड हमने बढ़ाया T2। T2 पे मैं क्या देख रहा हूं? T2 पर जब लोड बढ़ाया तो यहाँ की स्ट्रेस बढ़ के 350 हो गई।
ठीक है, फेलियर हुआ नहीं हुआ सर, ये डेल्टा एल हो गया तुम्हारे पास कितना हो गया, ये डेल्टा एल तुम्हारे पास कितना हो गया, मान लो 20 mm। अब बताओ कि तुम लोड लगाओगे क्या? सर नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकते सर? सर आप ही ने तो बोला है कि लिमिट स्टेट ऑफ इलॉन्गेशन कितनी है, 20 mm। सर अब मैं T2 से जैसे ही ज्यादा लोड करूंगा, T2 से जैसे ही ज्यादा लोड करूंगा, सर यहां पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू डेल्टा एल की वैल्यू 20 mm से ज्यादा हो जाएगी, और जो कि क्या नहीं है सर, नॉट परमिसिबल है, जो कि क्या नहीं है, नॉट परमिसिबल है। तो इसका मतलब इस वाले केस में मैं मैक्सिमम लोड कितना लगा सकता हूं, मैक्सिमम इस लोड की औकात कितनी है, इस मैक्सिमम इस सेक्शन की औकात या इस सेक्शन की स्ट्रेंथ या इस सेक्शन की जो कैपेसिटी है या इस सेक्शन की जो मैक्सिमम लोड लेने की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी स्ट्रेंथ या औकात या मैक्सिमम लोड जो ले सकता है वो कितनी है सर, T2। क्या इस T2 को, T2 कब आया, जब इसका फेलियर हुआ? नहीं सर, सर T2 यहां पर किससे, T2 यहां पर सर डिफ्लेक्शन से डिसाइड किया गया। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि जब आपका 20 mm से डिफ्लेक्शन ज्यादा, मतलब एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाए, एक्सेसिव ही माना जाएगा जब डेल्टा 20 परमिसिबल से जैसे ही ज्यादा जाएगा एक्सेसिव माना जाएगा। तो आप बोलोगे कि कई बार सेक्शन अल्टीमेट स्ट्रेस को रीच करने के पहले, अल्टीमेट स्ट्रेस, यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस को रीच करने के पहले ही एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन या एक्सेसिव इलांगेशन के कारण क्या हो जाता है, फेल मान लिया जाता है। ऐसे सेक्शन के फेलियर को या इस टाइप के फेलियर को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस सेक्शन फेलियर कहते हैं। यही तो हुआ ना, ये 410 पे पहुंचा नहीं सर, ये 410 पर नहीं पहुंचा, उसके पहले ही डिफ्लेक्शन क्या हो गया सर, परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा, परमिसिबल से मतलब ज्यादा एक्सेसिव हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि सेवरल टाइम, कई बार क्या होता है कि बिफोर अचीविंग इस अल्टीमेट स्ट्रेस, कि यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस को अचीव करने के पहले ही, यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या करने के पहले, बेटा बोलो यार, यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या करने के पहले, अचीव करने के पहले ही सेक्शन का क्या हो जाता है सर, डिफ्लेक्शन सर एक्सेसिव हो जाता है। तो ऐसे केस में जो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन के कारण फेलियर माना जाएगा, दैट वन इज नोन एज ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। अभी नाम से नहीं समझ आया कि सर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग क्यों बोला, ये बात की बात है, ये मैं बता देता हूं, 2 लाइन मिनट लगेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये फेलियर का नेचर समझ में आया कि नहीं आया? आप क्या T2 से ज्यादा लोड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते सर, T2 मैक्सिमम औकात है, T2 इसकी स्ट्रेंथ है इस क्राइटेरिया से। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस फेलियर में क्या होता है, इस फेलियर में आप क्या बोलेंगे, इस फेलियर में आप यही बोलेंगे कि सेवरल टाइम क्या होता है, सेक्शन अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्या करने के पहले, अचीव करने के पहले ही क्या कर जाता है, एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन के कारण फेल हो जाता है। वर्ड याद रखिएगा, ठीक है? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिफोर अचीविंग, इन दिस फेलियर, बिफोर अचीविंग इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ या फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, बिफोर अचीविंग इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, member fail due to, member fail ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन मतलब इलांगेशन। ठीक है, यहीं से आपको पता लगेगा। ठीक है, क्या पता लगेगा सर, क्या पता लगेगा कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या पता लगेगा बताइए? तो आप कह रहे हैं कि इसी से पता लगे, क्या पता लगेगा, क्या पता लगेगा? देखिए सब ट्रिक है मेरे पास, एक एक वर्ड, मैंने बोला ना कि वर्ड से पकड़ के समझते चलिए। ठीक है, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, एक्सिस पे क्या होता है, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, सॉरी इस एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल अपॉन में एल, और इस एक्सिस पर क्या होता है सर, स्ट्रेस। तो आप पूरे ग्राफ में क्या देख रहे हैं, आप पूरे ग्राफ में ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये सर वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इलांगेशन हो रहा है।
ये कौन सा है बोलो यार? यही तो इलांगेशन है, चेंज इन लेंथ। ये कौन सा है सर? सबसे ज्यादा इलांगेशन यही हो रहा है, और सबसे ज्यादा इलांगेशन ये किस स्ट्रेस पर हो रहा है सर? Fy पर हो रहा है। इसका मतलब जब इस सेक्शन का एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन हो रहा था, वो इलांगेट होता जा रहा था, स्ट्रेस नहीं बढ़ रही थी, वो बढ़ के Fu तक नहीं पहुंच पा रहा था, सेक्शन सिर्फ इलांगेट होता जा रहा था, इलांगेट होता जा रहा था। मतलब सेक्शन सिर्फ इलांगेट होता जा रहा है, इलांगेट होता जा रहा है। तो इसका मतलब वो किस जोन में है सर? वो इस वाले जोन में है जिसको हम यील्डिंग जोन बोलते हैं ग्राफ का। और यील्डिंग जोन का मतलब इस पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है सर? Fy है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब ही होता है एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन। ठीक है? या इसको बोलेंगे कि इस सेक्शन, ये फेलियर जब होगा तो सेक्शन यील्डिंग में होगा, यील्डिंग जोन में होगा। ये यील्डिंग का मतलब होता है एक्सेसिव, यील्डिंग का मतलब होता है, यील्डिंग का मतलब होता है एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, एक्सेसिव क्यों कह रहे हैं, समझ में आया? यील्डिंग क्यों कह रहे हैं बेटा, समझ में आया? हाँ सर, यील्डिंग इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि एक्सेसिव। अब बात आती है कि सर ग्रॉस सेक्शन से ही क्यों बोल रहे हैं? ग्रॉस सेक्शन, इसका मतलब सर आगे आप नेट सेक्शन, जहां पर नेट सेक्शन फार्मूले में यूज किया था, वहां पे सर आप ग्रॉस सेक्शन यूज करेंगे। हाँ ठीक है, मैं यूज करूंगा, तुम क्या कर लोगे सर? सर सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बता दीजिए सर थोड़ा सा। ठीक, देखते हैं क्या है। जैसे इमेजिन करो कि ये तुम्हारे पास गसेट प्लेट है, ठीक? गसेट प्लेट सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए। और ये तुम्हारे पास कितना है? ये तुम्हारे पास मेंबर है, और इस पे एक लोड कितना लग रहा है? टी लग रहा है, और ये यहाँ पर बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है? आप देखो, इस प्लेट के दो पार्ट हैं। कैसे दो पार्ट सर? एक पार्ट वो जो कनेक्टेड है, मतलब ये सर L1, और सर एक पार्ट वो जो कनेक्टेड नहीं है, ये कौन सा है सर? L2, ठीक है? अच्छा सर, मतलब टोटल लेंथ अगर L है तो L इक्वल टू कितना होगा सर? L1 प्लस L2 होगा, ठीक है? अब क्या? अब सर एक चीज मुझे क्या है पता है, क्या पता है? नहीं बताओ, बताओ क्या पता है? कि सर L2 जो है बहुत ज्यादा होगा L1 से। क्यों? क्यों? अरे सर आप खुद बताइए कि जैसे सर ये ट्रस का मेंबर है, कहीं पर भी इमेजिन करो, ये ट्रस का मेंबर है, ठीक? और यहाँ पर कितने मेंबर है? 1 2 3 और 4। मुझे चारों को एक दूसरे से जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सर एक प्लेट लगाऊंगा, इसको ऐसे जोड़ दूंगा, इसको ऐसे जोड़ दूंगा, इसको ऐसे जोड़ दूंगा, इसको ऐसे जोड़ दूंगा इस प्लेट पे। हम ऊपर रख के नहीं जोड़ सकते, ये बोल्टिंग कर दिया हमने। तो क्या है, देखिए, ये सर स्पैन ट्रस का 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, 4 मीटर होगा। लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये तो सर 100 mm, 50 mm, 150 mm, 200 mm ऐसे होगा ना। अरे आप इमेजिन करो कि ये एक टेंशन मेंबर है, तो ये टेंशन मेंबर सर यहाँ पे जुड़ा होगा प्लेट से, और सर यहाँ पर जुड़ा होगा प्लेट से। तो कितना होगा सर कनेक्शन? कितना होगा कनेक्शन सर? कितना होगा मैं बताऊं आपको? सर ये पिच है, ये सर पिच है लोड की डायरेक्शन में, और ये दोनों इस साइड सर एंड डिस्टेंस है, ठीक? तो आप देखोगे ये 100 mm, 150 mm, 200 mm आएगा, लेकिन ये तो मेंबर का क्या है? लेंथ है। ये सर 2 मीटर, 3 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो L1 है ये बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन है, और ये मेंबर की लेंथ है पूरी, ये मेंबर का स्पैन है जो फ्री स्पैन है। या आप ऐसे बताइए कि मान लो कि ये एक बीम है, इस जगह पर बीम को तुमने ऐसे जोड़ा, इस जगह पर बीम को ऐसे जोड़ा, तो ये जो तुमने जोड़ा है ये कितना होगा सर? ये मान लीजिए सर ये होगा 100 mm, 150 mm, 200 mm होगा ज्यादा ज्यादा, लेकिन बीम का स्पैन 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ये वाली लेंथ जो नॉट कनेक्टेड है ये ज्यादा होगी, ये जो कनेक्टेड है ये कम होगी। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि L2 जो है, जो नॉन कनेक्टेड पार्ट है, वो हमेशा उसकी लेंथ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होगी। अच्छा ये है। तो दूसरी चीज सर, अगर मुझे ये बताओ कि एक
एक सिंपल सी बात सुनिए कि अगर एक रॉड है सर 100 mm की और एक रॉड है 10 mm की, एक रॉड कितने की है 10 mm की, और दोनों पे मैं लोड सेम लगाऊं, पी लगाऊं और इस पे भी पी लगाऊं, तो 100% क्या होगा सर, सेम लोड लगाने पर ये सब 10 mm की है, इसका चेंज लेंथ क्या होगा सर, ज्यादा होगा, इसका चेंज इन लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका चेंज इन लेंथ कम होगा। क्यों? अरे सर मैं कह रहा हूं कि 10% चेंज हुआ, 10% चेंज हुआ, तो सर इसका 10% चेंज होने का मतलब 1 mm हुआ, और इसका 10% चेंज होने का मतलब सर कितना इलांगेशन हुआ, 10 mm हुआ। तो एक्चुअल में ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसी के हिसाब से तो इलांगेशन होगा। अब अगर एक रॉड 1 मीटर की है, एक रॉड 1 मीटर की है और एक रॉड 10 mm की है, तो 1 मीटर वाले का सर 100% इलांगेशन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है। तो इसी तरीके से क्या होगा, चेंज इन लेंथ किसमें, इस वाले में ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, ज्यादा नहीं सर बहुत ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, डेल्टा L2। लेकिन डेल्टा L2 सर बहुत ज्यादा है, डेल्टा L1 कम है, तो मैं क्या मान लूंगा कि डेल्टा L किसके बराबर होगा, डेल्टा L2 के बराबर होगा। सर क्यों ले रहे हैं, मतलब सर इसको मानने से हुआ क्या और हमको पता क्या लगा। अब आप क्या मान रहे हो, अब ये मान रहे हो कि जो इसका इलांगेशन हो रहा है उसमें किसका रोल ज्यादा है, सर उसमें इस वाले का रोल ज्यादा है, इस वाले का रोल मैंने क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया, इसको नेग्लिजिबल मान लिया। फिर से सुनिए कि इसका जो इलांगेशन हो रहा है, टोटल इलांगेशन, उसमें कौन है, उसमें यही कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है, इसका कंट्रीब्यूट, मतलब अगर ये एक्सेसिव इलांगेशन के कारण फेल हो रहा है, एक्सेसिव इलांगेशन के कारण फेल हो रहा है, तो वो किसके कारण फेल हो रहा है सर, इस पार्ट का तो सर कोई रोल ही नहीं, बहुत थोड़ा सा रोल है, मेजॉरिटी में सर यही है। और इस वाले का एरिया कौन सा है सर, ग्रॉस एरिया है। इसीलिए आप बोलोगे कि ग्रॉस एरिया से ग्रॉस एरिया, तो आप यही तो बोलोगे ना कि इसको नेगेटिव। आया भैया, बोलो, वाइस वाइस बताइए। सुजाता और नाम नहीं याद आ रहा है, और सुजाता और एक कठिन नाम है प्रवीण का। हाँ या तो क्या, प्रवीण, हाँ ठीक है बेटा, आप खुद देखिए, ठीक है भैया, देखिए कि अगर टोटल चेंज इसका डेल्टा एल है तो इसमें मेजॉरिटी किसका है, रोल इसका, और इसका रोल है, तो इसका मतलब इसका एरिया कौन सा सर, ये तो नॉट कनेक्टेड, इसमें कहीं पर होल ही नहीं, तो इसका एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन। तो इसीलिए ये बोला गया कि ग्रॉस सेक्शन के यील्डिंग के कारण या ग्रॉस सेक्शन के एक्सेसिव लॉन्गी डिफॉर्मेशन के कारण ये फेलियर होगा, इसीलिए ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फेलियर बोला गया। ठीक है, मतलब जब ये इलांगेट हो रहा था तो उस समय इसकी स्ट्रेस कितनी थी, Fy थी, इस ग्रॉस एरिया की। तो इसमें आप ये बोलेंगे, इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि हमने नेट सेक्शन की यील्डिंग को नेग्लिजिबल माना है, नेट सेक्शन यील्डिंग। ये नहीं बोलोगे कि डेल्टा L2 है ही नहीं है, या ये वाला इलांगेट ही नहीं हो रहा है, सॉरी ये वाला इलांगेट ही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। नेट सेक्शन की यील्डिंग को, नेट सेक्शन की यील्डिंग को क्या किया जा रहा है, सिर्फ नेग्लिजिबल कंसीडर किया जा रहा है। सिर्फ क्या कंसीडर किया जा रहा है बेटा जी, नेग्लिजिबल कंसीडर किया जा रहा है। बाकी ये नहीं है कि वो जीरो है, ठीक है, वो है। और इसीलिए अच्छा, अब आप चाहते हो कि ये वाला फेलियर ना हो, अगर आप चाहते हो कि ये वाला फेलियर ना हो तो क्या बोलोगे कि सर इस लोड टी लोड के कारण, इस टी लोड के कारण, इस किसके कारण, टी लोड के कारण, या इस लगाए हुए टी लोड के कारण इस ग्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू Fy से कम हो। तो टी लोड के कारण कहां पर, ग्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस Fy से कम हो, तो टी लोड के कारण ग्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस कितनी आएगी, टी अपॉन में Ag, और दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना, Fy के बराबर। ठीक है, तो अगर ये कैसे लिखोगे, टी इक्वल
एजी इंटू में कितना एफ वाई है। ये कौन सी है सर? ये सर स्ट्रेंथ है, मटेरियल की स्ट्रेंथ है लैब वाली। लेकिन अगर इसको डिजाइन बनाना है तो इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से करना पड़ेगा डिराइव। मतलब अगर अभी ये क्या है, ये सिंपल स्ट्रेंथ है, अगर इसको डिजाइन बनाना है तो इसको सर क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब आप डिजाइन बनाओगे तो ये फार्मूला आ जाएगा टीडीजी, जैसे वहां पे टीडीएन आता था वैसे ये टीडीजी इक्वल टू एजी इंटू में एफ वाई, एजी इंटू में एफ वाई अपॉन में कितना गामा एम नॉट। ठीक है, सब कुछ याद रहेगा। एजी कौन सा एरिया, आपको पहले ही बता चुका हूं। एजी कौन सा एरिया भैया, एजी ग्रॉस एरिया, एजी कौन सा एरिया, ग्रॉस एरिया। एफ वाई कौन सा एरिया, एफ वाई यील्ड स्ट्रेस, एफ वाई क्या है सर, यील्ड स्ट्रेस है। और गामा एम नॉट क्या है, गामा एम नॉट भैया बताया था आपको, जैसे वहां पर गामा एम वन था, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं, यहाँ पर गामा एम नॉट है, इसको बोलेंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल व्हेन स्ट्रेंथ इज गवर्न बाई, व्हेन स्ट्रेंथ इज गवर्न बाई किससे, यील्ड स्ट्रेस। मतलब जब यील्ड स्ट्रेस गवर्न करेगा तो गामा एम नॉट, और इस गामा एम नॉट की वैल्यू, इस गामा एम नॉट की वैल्यू, इस गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 होगी, और इस गामा M1 की वैल्यू 1 पॉइंट कितनी होगी, 1.25 होगी। और ये कब, ये जब एफ वाई फॉर्मूले में यूज होगा, ये कब, ये सब जब एफ यू, एक्चुअल में एफ यू भी नहीं होता, हमने यूज करके देख लिया था कि एफ यू तक नहीं जाता, वो कहां तक जाता है, 0.9 एफ यू तक जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये एजी और एएन चाहे जैसे हो, डिफरेंट हो, लेकिन इनमें एक समानता है, ये दोनों नेट सेक्शनल एरिया है, ये लोड के परपेंडिकुलर ही। ये वहां का एरिया है जहां पर होल नहीं है, ये वहां का एरिया है जहां पर होल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये आप टेंशन मेंबर पढ़ रहे हैं, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, टेंशन मेंबर पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको क्वेश्चन जो दूंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें वोल्ट के साथ साथ ये भी जरूरत पड़े। ठीक है, बोलो ये समझ में आया भैया, बोलिए बेटा। ठीक है, तो क्या मैंने बोला था कि 3 फेलियर होते हैं, देख लीजिए 3 फेलियर होते हैं, पेज पलट के देखिए, 3 फेलियर होते हैं। और कौन से 3 फेलियर बताए थे सर, आपने 3 फेलियर बोला था सर, एक बोला था नेट सेक्शन, एक बोला था कौन सा, नेट सेक्शन, दूसरा बोला था सर आपने, दूसरा बोला था आपने, एक बोला था नेट सेक्शन, दूसरा सर आपने फेलियर बोला था, दूसरा कौन सा फेलियर बोला था, बताते ही नहीं हो। दूसरा बोला था सर ग्रॉस, ग्रॉस भी पढ़ा दिया। अब तीसरा सर कौन सा बचा, तीसरा बचा सर ब्लॉक शियर फेलियर। तीसरा कौन सा फेलियर है, ब्लॉक शियर फेलियर। ब्लॉक शियर फेलियर कैसा है, ब्लॉक शियर फेलियर, वैसे ये पढ़ाना यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब जब पढ़ रहे हैं तो खत्म करते हैं इसको। थर्ड फेलियर है, और टेंशन फेलियर ही चल रहे हैं प्लेट के, थर्ड फेलियर है ब्लॉक शियर फेलियर। और हम देखो एक काम कर रहे हैं, फेलियर देख रहे हैं और फिर उससे बचने के लिए स्ट्रेंथ भी देखते जा रहे हैं, और समय नहीं बताओगे तुम लोग, गंदे बच्चे हो क्या। 9:48 हो गया, बोला 9:50 पे बंद करा देना, अभी ब्लॉक शुरू करता तो 20-25 मिनट से कम नहीं लगता ब्लॉक में। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी कुछ मजबूरी है ना, समझ रहे हो ना, क्या मजबूरी है इसको पढ़ाने में, टाइम का चक्कर, टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, नहीं तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको, आप खुद ही देखिए, ये बड़ाई वाली बात नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती तो मैं एक्सप्लेन, आपको भी कई बार क्या होता है जब आपको लगता है कि आप सही से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बार बार चीजों को एक्सप्लेन, तो वही ये चीज है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या बाद में छूट जाएगा बच्चों के साथ, लेकिन टाइम का मैं क्या करूँ, टाइम मेरे बस की बात है। तभी भी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको रट लो, जितना पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको मैंने देखिए यहाँ तक बताया कि नेट सेक्शन, नेट सेक्शन स्ट्रेंथ में, नेट सेक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्चर का क्या मतलब है, ये वाला तो आसान है, ये वाला तो सब बताएंगे, लेकिन ये ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग वाला लोग मिस करते हैं, इस पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, क्यों ग्रॉस सेक्शन की यील्डिंग लिया। ठीक है, तो ये सब आपको सब बताया है। ठीक है, तो याद रखिए, विश्वास रखिए, जो पढ़ाऊंगा जितना पढ़ाऊंगा वो डीप में जाके और एकदम अच्छे से होगा। ठीक है, थैंक यू।